इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हेनिकन है, कार्लसबर्ग है, किंगफिशर है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में भी आपने $1 मिलियन बिजनेस बनाया है। Correct. So I'm Nishan Varshney. I'm the co-founder and CEO of Laram Vasim Brewers, which is the house of Makadeep. So how much money did you put in, bro? Did you like invest 30 to 35 crores into your business? So yeah, we have three sources of funding that we took. And you left your job to come and pursue this? Yes. Makati is the only beer brand which has an extensive variety of beers tailored just for your taste and preferences. एक वो 15% ड्रिंक पियोगे वो होता है इक्वल टू ड्रिंकिंग 4 बियर। 4 बियर। 4 बियर। Cheers. It's a 110 rupee get paste. तो ये बाकी ब्रांड्स इसको कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आजकल मार्केट में आप देखोगे तो बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं इस कैटेगरी में। तो गोवा में मुझे बताओ कि क्या सीन है इसका? सो अगर आप मैं गोवा का बताता हूँ, धनिया, ऑरेंज, लेमन ये सब अपने डाल के ये तो फिर आप बियर में कुछ भी डाल सकते हो। एग्जैक्टली सी दैट्स द होल आइडिया ऑफ क्राफ्ट। There is all of these herby spicy flavors in this. I think this is going to be my favorite. इंडिया में अगर आप बियर बेचना चाहते हो, क्राफ्ट बियर बेचना चाहते हो, तो आपका स्वीट स्पॉट ऑफ प्राइसिंग क्या है? So I would say the sweet spot is this number that we have picked for the Rocket Lager, right? That 70, पैकेजिंग कॉस्ट कितना होता है? 50% is your packaging. तो 100 रुपए में से 50 रुपए सिर्फ पैकेजिंग में खर्च होते हैं। Correct. क्यों ऐसा? Because थोड़ा मेरे को कैपिटलिज्म सोशलिज्म कैसे काम करता है मुझे बताओ, एफएमसीजी और बियर मार्केट को एग्जांपल लेके। मतलब ब्रो कोड बेसिकली ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। आप बोल सकते हो वो, but also I've noticed even older people are drinking that product very regularly. But yeah, I mean government ने तो बस सेट कर दिया पॉलिसी कि ऐसे होने का, but that doesn't stop stores from asking for more. So these are not legal methods. So दोस्तों आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कॉलेज में हर कोई ये सोचता है कि भाई अगर मेरे पास एक दारू का ठेका होता तो कितना पैसा कमा दे। और बचपन में जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमारे ग्रुप में एक बच्चा था जिसके डैड के पास दारू का दुकान था और वो बहुत अमीर था। तो हमको लगता था ब्रो एक दिन हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम एक दारू का दुकान डाल देंगे और जैसे ही हमने डाल दिया हम बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है, दैट वाज द प्लान। बट फॉर ऑब्वियस रीजंस द प्लान डिड नॉट टर्न आउट टू बी द वे इट वाज। एंड देन एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अरे दारू का बिजनेस तो बहुत डिफिकल्ट है। इसमें मैं यूजुअली हमेशा अपने केस स्टडीज़ में बोलता हूँ कि गवर्नमेंट है ना आपके मार्केट का गॉडफादर है। अगर गवर्नमेंट आपको पसंद करता है तो आप बहुत पैसे कमाओगे, अगर गवर्नमेंट आपको नहीं पसंद करता है तो आपका धंधा कभी भी बंद हो सकता है। और अल्कोहल एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन स्टेट टू स्टेट चेंज होते जाते हैं। टैक्सेस 85%, 80%, 140%, 250% तक जा सकते हैं। तो धंधा करना तो बहुत मुश्किल है। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि हम ये इस चीज़ को डिकोड करना चाहते हैं कि अगर आप एक बियर कंपनी चलाते हो, चाहे वो ब्रूवरी हो या मास मार्केट ब्रूवरी हो, तो उसमें स्कोप एग्जैक्टली कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हेनिकन है, कार्लसबर्ग है, किंगफिशर है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में भी आपने $1 मिलियन बिजनेस बनाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं क्या मार्केट में सच में जगह है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर जगह है तो ये जितने भी सारे चैलेंजेस हैं, टैक्सेस हो गया, आपका गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सारी चीज़ों को नेविगेट करके किस तरीके से एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जिसमें आप बियर बेच के पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ऑन पेपर जितना मैंने रिसर्च करा है अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जहाँ पे हमने नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन देखे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें 70% का भी मार्जिन है, 80% का भी मार्जिन है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को डिकोड करना चाहते हैं जिससे कि अगर आज कॉलेज में कोई गणेश बैठा है और वो अपने दोस्त मयूर के साथ बात कर रहा है कि दारू का ठेका डालते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और उसको ये पता होना चाहिए कि उसमें खतरा क्या है, जिससे कि वो कॉशन लेके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। क्या आप मुझे अगले 3-4 मिनट में बस ये बता सकते हो कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप करते क्या हो, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो और आपका बिजनेस इन जनरल
फंक्शन कैसे करता है? So just to give you a little introduction, हमारे कंपनी का नाम है लाथम बासम ब्रूअर्स, राइट, एंड दैट इज अ पेरेंट कंपनी जिसके अंडर हमारे दो प्राइमरी ब्रांड्स आते हैं जिसका नाम है माकादी और बोरेचा. सो माकादी का प्राइमरी फोकस है क्राफ्ट बियर्स एंड अदर फ्यू अदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इन दैट सेगमेंट, एंड देन बोरेचा का फोकस है नॉन अल्कोहलिक फंक्शनल बेवरेजेस, जिसका मतलब है बेसिकली बेवरेजेस that are incrementally better for you and a little bit better in terms of health or in terms but maintaining the taste aspect of it, right? So ये दोनों हमारे प्राइमरी ब्रांड्स हैं. बट व्हाट ब्रिंग्स द टू टुगेदर एंड जो हमारा विजन था जिसके कारण हमने कंपनी चालू किया वाज टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच टू आवर प्रोडक्ट्स, राइट? आज हम लोग मार्केट में बहुत ब्रांड्स आते हुए देखते हैं, हर रोज नए ब्रांड्स आ रहे हैं, राइट? एंड उनका फोकस क्या रहा है, एंड जो मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बट उनका फोकस जो रहा है वो हमेशा है कि एक ब्रांड बनाओ एंड मेन फोकस रखो कि वो ब्रांड को बड़ा करो एंड उसको कैसे पूरे पूरे ऑडियंस को पहुंचाए, राइट? हमारा फोकस थोड़ा अलग था, राइट? हमें पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करना था ऑन द प्रोडक्ट साइड. हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग उसका पूरा हब बनाना था, राइट? एंड जो हमने गोवा में किया आज, हमारे खुद के रिसर्च लैब्स, हमारा खुद का पीएचडी टीम, हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सब खुद का है, राइट? एंड वो हमने पहले 4 से 5 साल कंपनी का उसी में फोकस किया, राइट? टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जो आज कोई हमारे से कॉपी नहीं कर सके एंड हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो उसमें, राइट? एंड वो फोकस होने के बाद अब हम लोग धीरे-धीरे मार्केट ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं, राइट? एंड व्हाई वो हमने ये अप्रोच लिया बिकॉज़ दैट क्रिएट्स द यूनिकनेस एंड अलाउज अस टू फाइंड आवर निश टू कीप आवरसेल्व्स रोबस्ट इन द मार्केट एंड ग्रो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो वो हमारा हमेशा नीश रहा है एंड वो नीश के साथ हम 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं. वन इज़ बियर एंड वन इज़ द नॉन अल्कोहलिक स्पेस. गॉट इट. तो आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अल्कोहलिक कैटेगरी में क्या-क्या हैं? हमारे अल्कोहल कैटेगरी में वी हैव 3 कोर प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं. वन इज़ आवर राइस लागर, वन इज़ आवर बेल्जियन स्टाइल व्हीट बियर एंड थर्ड इज़ आवर 15% एबीवी स्पार्कलिंग वाइन. 15% क्या, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ, सो इंडिया में टेक्निकली 15% का बियर बनाना अलाउड नहीं है, राइट? बियर में लिमिट रहता है कि 8% तक ही बन सकता है. एज़ एन 8% अल्कोहल. 8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, राइट? सो आज अगर हम लोग का क्या आइडिया था वाज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट इज इकोनॉमिकल फॉर द मास मार्केट ऑफ इंडिया येट रिटेनिंग दैट क्राफ्ट एट्रीब्यूट टू इट, राइट? आज मार्केट में काफ़ी सारे 15% एबीवी वाले प्रोडक्ट्स हैं, बट उसमें क्या करते हैं उन लोग बेस लिक्विड लेते हैं जिसमें 15% अल्कोहल खरीद के डाल देते हैं उसमें, राइट? वी आर लाइक कि ये कैटेगरी काफ़ी ग्रो कर रहा है, व्हाई डोंट वी टेक अ क्राफ्ट अप्रोच टू दिस एज वेल? आज हम लोग क्राफ्ट बियर सेगमेंट में हैं ऑलरेडी, राइट? वी हैव द art and the skill to make high quality beers. Why can't we take that same skill and make a mass market product? जब ये कैटेगरी देखा बहुत एक्साइटिंग लगा तो हम लोग ने वो सेम अप्रोच लिया एंड 15% का प्रोडक्ट फर्मेंट करके बनाया फ्रॉम 0 to 15. तो उसमें बिल्कुल कोई अल्कोहल ऐड नहीं होता है, ईस्ट जो फर्मेंट करके बनाता है वही रहता है, क्रिएटिंग अ वेरी यूनिक क्राफ्ट एक्सपीरियंस बट एट द प्राइस ऑफ अ मास मार्केट प्रोडक्ट. गॉट इट. उस 15% एबीवी का नाम क्या है? 15% एबीवी प्रोडक्ट का नाम क्या है? सुपर माका. सुपर माका. हाँ. तो आपके पास 3 प्रोडक्ट है. राइस लागर, बेल्जियम व्हाट? Wheat, बेल्जियम व्हीट, which we call Belgian Blanche, which Okay. means Belgian style white beer. और बाद में आ गया आपका सुपर माका. सुपर माका. ये हमारा टॉप 3 सेलिंग है. वैसे तो है हमारे पास 8 प्रोडक्ट 8 बियर्स इन आवर. उसका नाम बता सकते हो आप? हाँ. So then we have a honey ale, which is like a strong beer, but an amber colored beer with which we add honey to add a little bit of sweetness at the end of it, right? Then we have a shandy, which is a 50% mixture of lemonade and lager beer, right? Which is a very good introductory beer for people जो जिनको बियर पसंद नहीं है, right? तो इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस रहता है, वो लेमनेड का टैंग रहता है, तो जब पियोगे तो आपको वो फ्रेशनेस आएगा. तो बीच डेज में और जिनको बियर का वो बिटरनेस नहीं पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ओके. right? Then we have our Belgian triple, which is in fact I would believe हमारा flagship beer, but of course not in terms of sales numbers because it's one of the most expensive beers, but in terms of the beer जो हमारा uniqueness दिखाता है, हमारा sort of expertise in beer making दिखाता है, right? Because आज तक and this is one of my personal favorite beers and उसी reason से हम लोग ये beer को मैं market में लेके आया हूँ, right? Because this is a style of beer that was invented by monks in Belgium back in the 1400s 1500s during the medieval times. एंड उन लोग एक एंशिएंट ईस्ट स्ट्रेन यूज करते हैं उस बियर को बनाने के लिए जो उस समय से अभी तक चलता आ रहा है, राइट? सो उसमें जो यूनिकनेस है उस बियर में वो आप स्मेल करोगे आपको यूनिकनेस आता है, राइट? एंड वो आज फॉरगेट इंडिया, आज पूरे दुनिया में बहुत कम कंट्रीज में वो बियर बनते भी थे, राइट? बट जब मैंने उस बियर को पहली बार ट्राई किया आई रियलाइज कि ये बियर इंडिया पैलेट में बहुत अच्छे से चलेगा. थोड़ा सा ट्विक्स करने पड़ेंगे बिकॉज उसमें थोड़ा बॉडी ज़्यादा है तो थोड़ा हेफ्टी बियर है, राइट? एंड इंडिया के क्लाइमेट में वो बियर शायद से नहीं चले. सो एक्चुअली हम लोग ने एक
बेल्जियम में एक ब्रूरी के साथ कोलैबोरेट किया हु वर नोन फॉर दैट ट्रिपल बियर, एंड वी सेड कि चलो हम लोग एक कोलैबोरेशन करते हैं फॉर इंडिया, जहाँ पर हम लोग आपका रेसिपी लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं फॉर द इंडियन पैलेट एंड फॉर द इंडियन क्लाइमेट। तो उसको थोड़ा बॉडी कम करेंगे, थोड़ा एबीवी कम करेंगे, थोड़ा सिट्रसी नोट्स बढ़ाएंगे फॉर द हॉट वेदर, एंड वी लॉन्च इट बट विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेम एंशिएंट ईस्ट रेंज जो यूज होता था मिडीवल टाइम्स में। So that's what we curated that beer and we launched it in India. And that actually, the most unique part was कि we making that beer first time bottled in India, we won the third best triple in Asia in the Asia Beer Championship. So we were very excited about that because हम लोगों ने तो बस मजे के लिए बना लिया। Why? Because हम लोग वो beer पसंद था, तो बोले कि let's try it out, right? What is the point of bringing a craft brewery अगर आप थोड़ा experiment नहीं करोगे और वही बनाओगे जो market को चाहिए, right? So that's why I call that our flagship beer, because it showcases our uniqueness and our ability to be a craft brewery, but and not focusing only purely on numbers, but also our creativity, right? So that's that, and then I think that sort of covers our major portfolio of beers. ठीक है, नॉन अल्कोहलिक में आपके टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से? The top three will be our mango kombucha, right? Then I will be our strawberry lemon iced tea. Then our Fiji fruit punch kombucha seltzer, which is a category that we have created of our own, which has now actually become our top selling product in the country, right? And then now we have recently launched a new series, which is our zero sugar masala cola and soda shikanji, basil soda shikanji, which is really upcoming because ये हम लोगों ने थोड़ा mid price segment में and mass market segment में launch किया है. So उसका idea था basically to take nostalgic Indian products जो लोग सालों साल पिए आ रहे हैं, बट वो खुद बनाना पड़ता है, राइट? एंड उसमें शुगर होता है, सब होता है, राइट? तो हमने बोला कि व्हाई डोंट वी टेक दिस एंड मेक इट फॉर द मॉडर्न डे कंज्यूमर, राइट? उसको जीरो शुगर कर देते हैं, उसको प्रोबायोटिक कर देते हैं। प्रोबायोटिक भी है? इट हैज 2 बिलियन सीएफयूज ऑफ प्रोबायोटिक्स इन इट, राइट? सो आप अगर याकुल्ट नहीं पीना चाहोगे या कुछ प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट नहीं लेना पाओगे, ये ड्रिंक्स पी के आपको प्रोबायोटिक सोर्स मिल जाएगा, राइट? सो वी नेवर क्लेम कि वी आर अ सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, बट हम लोग का हमेशा बिलीफ रहा है कि व्हाई नॉट ऐड सम इंक्रीमेंटल वैल्यू when you're anyways going to be consuming something that's when you're thirsty, right? So idea is that, right? Taste profile में compromise मत करो, but provide a beverage that also adds a little bit of value in your life. अब हम चलते हैं बियर मार्केट को स्टडी करने के लिए, ठीक है? ईशान, पहले तो मुझे बताओ कि बियर मार्केट को आप कैटेगराइज कौन से क्राइटेरियाज में करोगे? Right. So see, I would say main categories आपका सबसे पहले होता है mild and strong beer का category. ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इफ दैट्स द राइट वर्ड, Alcohol content, right? ABV. अल्कोहल कंटेंट। हाँ. ठीक है, तो मुझे बताओ कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, सो इंडिया में जो पूरा टैक्स सिस्टम जो क्रिएट हुआ है बियर सेगमेंट में इज बीइंग क्रिएटेड बाय दीज टू सेगमेंट्स, राइट? सो आज ये और कोई कंट्री में अप्लाई नहीं होता है इतना जितना इंडिया में होता है, राइट? सो देयर इज मेन 2 टैक्स ब्रैकेट्स। एनी बियर दैट्स अप टू 5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम का एक ब्रैकेट रहता है, एंड 5 to 8 के बीच में सेकंड ब्रैकेट रहता है। 5 to 8, तो आपका 5 to 8% हो गया माइल्ड और 8 नहीं, 0 to 5 हो गया माइल्ड एंड 5 to 8 हो गया स्ट्रॉन्ग। 0 to 5% हो गया माइल्ड और 5 to 8 हो गया आपका स्ट्रॉन्ग। सो आज इंडिया में मेजर मार्केट इज स्प्लिट बिटवीन दीज टू कैटेगरीज। ठीक है, इसकी टैक्स ब्रैकेट्स क्या है? सो हर स्टेट का अलग रहता है, राइट? सो अगर आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ गोवा, राइट? तो गोवा में आपका एवरेज टैक्स, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, बिकॉज वो प्राइस पॉइंट से भी डिफाइन होता है। अगर गोवा में आप माइल्ड बियर का देखोगे तो अराउंड 50 रुपये पर लीटर इज योर टैक्स फॉर माइल्ड बियर। सो पर बॉटल अराउंड 16 रुपीज़ आता है, एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग बियर का लोगे 60 रुपीज़ पर लीटर है, राइट? सो ऐसे वेरिएशन रहते हैं, कोई स्टेट में नहीं भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर आप कर्नाटका मार्केट में देखोगे देयर इज अ फ्लैट टैक्स फॉर माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग बियर, बट मोस्ट स्टेट में वो डिफरेंस आता है, राइट? तो एबीवी वाइज देखा जाए तो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखा जाए क्राफ्ट बियर और मास मार्केट बियर में क्या फर्क होता है? So the main difference between craft beer and mild beer is not the styles of beer. बहुत लोग सोचते हैं वो styles of beer होता है, right? Like कि आज lager beer हो गया आपका craft commercial beer, and आपका Belgian wheat और ये जो अलग अलग स्टाइल हो गए वो craft. But that's where there's that misconception जो market में exist करता है. It's more about the style of making it, right? And the ideology behind the beer making जो define करता है कि वो beer craft है या commercial है. Commercial का goal is what do you call it? Precision. राइट? एंड कि आज वो एक परफेक्ट रेसिपी लो जो सबको पसंद आता है, एंड वो उसी प्रिसाइज वे में उसको जितना ऑटोमेशन से आप एग्जैक्ट पंप आउट कर सको वॉल्यूम में वैसे पंप आउट करो, राइट? ओके, मतलब फास्ट फूड जैसा हो गया वो। एग्जैक्टली, राइट? फास्ट फूड एंड लाइक एंड यू नो व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? आज जितना टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो सकता है इंप्लीमेंट करके वो परफेक्ट एक्यूरेट प्रोडक्ट निकालिए आप, मतलब हाई स्केल, हाई वॉल्यूम, ऑटोमेटेड एंड स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, राइट? सो दैट इज योर
कमर्शियल बियर, राइट? दैट इज द आइडिया कि आप हर बॉटल खोलो, दुनिया में कहीं पर भी पियो, वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, राइट? दैट इज कमर्शियल, राइट? नाउ अगर आप क्राफ्ट बियर देखोगे, द आइडिया इज आर्टिजनल, राइट? बट you cannot mistake artisanal with scale, right? There are craft breweries in this world which are larger than some commercial breweries also in this world. But it's the mindset with which you approach it. It's the attention to detail which comes into your ingredient sourcing, right? And the freedom that is given to the brewers who are making your beer, right? अच्छा, तो इसमें ब्रूअर डिसाइड कर सकता है कि आज मैं ये इंग्रेडिएंट ज़्यादा डालूंगा? Correct. ओके, Yes. तो मुझे क्राफ्ट बियर का कॉन्सेप्ट समझाओ ना कि क्राफ्ट बियर बनता कैसे है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मास मार्केट बियर? Correct. So first is like I said, the ingredients, right? Today the focus on कहाँ से ingredients आ रहे हैं, कहाँ से ingredients source हो रहे हैं, उस beer को कैसे बना रहे हैं, right? वो बहुत important हो जाता है, right? मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल दे देता हूँ, राइट? हमारा जो ये बेल्जियन ब्लॉन्च बियर है, जो मैं आपको बोला बेल्जियन व्हीट, राइट? वो उसमें हम लोग के सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, राइट? जैसे हमारे ऑरेंज पील्स भी है उसमें, लेमन पील्स भी है, कोरिएंडर, क्यूमिन, व्हीट मॉल्ट, बार्ली मॉल्ट, सब जाता है। एंड हमारा सब इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आर ऑरेंजेस कम फ्रॉम वेलेंसिया इन स्पेन, आर लेमन्स कम फ्रॉम सिसिली इन इटली, our spices come from India, mostly South India, right? Our malts come from different parts of Europe, our hops comes from different parts of Europe, right? Different countries. Kyun? Because today we believe that those ingredients are best in those locations and they fit perfectly in this beer, right? So आज हम लोग को कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आज जो ब्रूअर्स ने बोला कि ये बेस्ट है, वो आर्टिस्टिक टच उनके हाथ में छोड़ दिया, राइट? क्यों ऐसा? इससे क्या होता है? It's just creates that leaves that space for creativity, right? Aaj we are able to give something to a consumer that is not expected, it's unexpected, right? Like aaj hum log ne we did a collaboration with a brewery in Taiwan just 3 months ago, जहाँ पर we decided and we left this completely in the hand of the brewers. आज collaboration का मतलब क्या हुआ? उनका एक brewery था, हमारा एक brewery है। We decided कि हम लोग दोनों के brewers साथ में बैठेंगे और ओवर बियर्स उनको जो मजा आएगा, मन करेगा, वैसा बियर उन लोग क्यूरेट करेंगे, राइट? सो जब ताइवान ब्रूअरी के साथ कोलैबोरेट किया, उनका व्हाट इज द मोस्ट आइकॉनिक इंग्रेडिएंट इज द ओलोंग टी, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ टी व्हिच इज वेरी वेरी फेमस देयर एंड हैज अ वेरी यूनिक टेस्ट प्रोफाइल। एंड जब वहाँ पर मैं गया था, आई नोटिस कि वहाँ पर बहुत सारे टी बेस्ड बियर्स बन रहे हैं जो इंडिया में आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया था। टी बेस्ड बियर? टी, हाँ। सो दे ऐड टी टू दे ब्रू टी, द नॉट हमारा चाय दूध वाला चाय, बट लाइक योर ग्रीन टी टाइप्स ऑफ टी, एंड उसको बियर में ऐड करो, राइट? इट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक astringency, a little bit of tannins to it, थोड़ा सा bitterness उससे आता है, राइट? इट्स वेरी यूनिक फ्लेवर भाई प्रोफाइल। बियर में क्या कुछ भी डाल सकते हैं कि आपने ऑरेंज डाल दिया, हाँ, लेमन डाल दिया, करेक्ट, कोरिएंडर भी डाला ना आपने? राइट। कोरिएंडर भी डाल दिया, मतलब धनिया, ऑरेंज, लेमन ये सब आपने डाल के, ये तो फिर ये मतलब आप बियर में कुछ भी डाल सकते हो। Exactly. See, that's the whole idea of craft, right? Like आज craft is all about creativity, right? That's what I keep saying, right? कि आज there's no bounds, there's no rules, right? अगर आज आप कमर्शियल में देखोगे, there are hard cut rules कि ये बियर है, ये नहीं है, and that's where an interesting comparison also comes globally in the way beer is thought about, right? अगर आप जर्मनी मार्केट को देखोगे, right? जर्मनी में there's a very strict law कि अगर if you use anything except for 4 ingredients, which is hops, yeast, water and malt, कुछ भी एक इंग्रेडिएंट आ गया, यू कैन नॉट बाय लॉ कॉल इट बियर ऑन द लेबल। इन चारों में से एक भी इंग्रेडिएंट आ गया तो? नहीं, उसके अलावा कुछ भी आया तो। अच्छा, उसके अलावा कुछ भी अगर आया मैं तो। ऑरेंज पील डाल दिया तो मैं लेबल में बियर नहीं लिख सकता हूँ। फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? वो कुछ यू हैव टू कॉल इट सम मॉल्ट बेवरेज या कुछ और नाम देना पड़ेगा, राइट? बट नाउ उसका नेबरिंग कंट्री देखो, बेल्जियम। ये जो मैं आपको बियर डिस्क्राइब किया, लाइक आर बेल्जियन स्टाइल व्हीट बियर, उसमें ट्रेडिशनली फ्रॉम द मिडीवल टाइम्स कोरिएंडर सीड्स यूज होते हैं, ऑरेंज पील्स यूज होते हैं, एंड उन लोग उसको बियर बुलाते हैं, राइट? सो beer making as a culture has been so different globally, and this craft revolution ka idea is to bring all of that together and let the brewer use his creativity to create a new world of beer making. मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि आप मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, जो आपका मास मार्केट फूड हो गया, और बाद में किसी आप स्पेशल शेफ रणवीर बरार के रेस्टोरेंट में जाओगे, तो आपको रणवीर बरार का जो कुकिंग फिलॉसफी है, उनका जो स्किल जो है, उनका जो आर्ट जो है, वो उनके शेफ्स के थ्रू आपको प्लेट में परोसा जाता है। Exactly, right? बट एक डिफरेंस है खाली उसमें कि यहाँ पर जो आपने डिफरेंस क्रिएट किया, वन इज मास मार्केट एंड वन इज वेरी निश, कि वो को वहीं पर मिलेगा। अब आप उसी को सोचो कि वो जो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है उसको आप स्केल कर सको, तो क्राफ्ट बियर में वो अलाउड है, राइट? वो एक बार जब आपका क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होना चालू हो गया, आप उसको मास मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो, राइट? बट यू मेंटेन दैट माइंडसेट। सो लाइक आई सेड, इट्स एन आइडियोलॉजी, मोर देन एनीथिंग इट्स एन आइडियोलॉजी। अगर आप वैसे सोचो कि आज मैं एक बियर बनाऊं चाय डाल के, पर मेरे को लेके जाना है वो बियर दुनिया को, राइट? वो भी पॉसिबिलिटी है। सो दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस। गॉट इट, अंडरस्टूड। ठीक है, तो मुझे अभी समझ में आ गया कि क्राफ्ट बियर और मास मार्केट बियर में क्या फ़र्क होता है।
तो ये साइज का फर्क नहीं है, ये फिलोसॉफी का फर्क है, क्योंकि क्राफ्ट बियर का जो कंपनी है वो मास मार्केट बियर से भी बड़ा हो सकता है। क्या आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, सो आप अगर यूएस में देखोगे, देयर आर ब्रांड्स सच एज सियरा नेवाडा ब्रूइंग, राइट, व्हिच इज अ वेरी now old brewery and has been there for years, and they have scaled much larger than a lot of breweries across the globe. आज मैं नहीं बोल सकता कि ठीक है सियरा नेवाडा जैसा ब्रूरी इज बिगर देन एबी एंड बेव और उनका एक ब्रांड लाइक बडवाइजर, बट उनका स्केल जो है अगर आप ग्लोबली और बियर ब्रांड से कंपेयर करोगे, एट सम पॉइंट विद सर्टेन ब्रांड्स दे आर बिगर देन दैट आल्सो, राइट? सो वो पॉसिबिलिटी रहता है, राइट? नॉट नेसेसरली होएगा, बट वो है, राइट? सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज। अब आते हैं प्राइस लैब्स पर। आप बियर को कितने प्राइस लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? अभी हम टैक्स निकाल के बात करते हैं, क्योंकि हर स्टेट में क्योंकि टैक्स अलग है, तो उसको तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हर स्टेट में आते-आते अगर जो इकोनॉमिकली है तो इकोनॉमिकली रहेगा, जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ही रहेगा। तो हम ब्रांड वाइज़ बात करते हैं बाय एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है? तो पहला कौन-सा आएगा? अफोर्डेबल सेगमेंट। या फर्स्ट इज द मास मार्केट सेगमेंट जो रहता है आपका, देन आपका मिड प्रीमियम सेगमेंट एंड योर प्रीमियम सेगमेंट। ये 3 प्राइमरी सेगमेंट्स हैं, राइट? आपके प्रीमियम सेगमेंट में आपके सारे क्राफ्ट ब्रांड्स आ जाएँगे, आपके इंपोर्टेड ब्रांड्स आ जाएँगे, बिकॉज़ उनका प्राइस पॉइंट सिमिलर रहता क्या है। आप मुझे नाम बता सकते हो इकोनॉमिकल से सुपर प्रीमियम तक? हाँ, सो इकोनॉमिकल में आपके मेन ब्रांड्स आ जाते हैं, जो सबको पता होंगे, आपके किंगफिशर्स, हाइनेकेन्स, ट्यूबॉग्स, राइट, बडवाइज़र, राइट? वो सब आपके इकोनॉमिकल सेगमेंट में आ जाएँगे। आपके मिड सेगमेंट में आपके आ जाते हैं ब्रांड्स लाइक करोना, होगार्डन, इवन सॉर्ट ऑफ बीरा, राइट? वो सब आ जाते हैं। हमारे भी बियर्स एक्चुअली हाफ आवर बियर्स फॉल इन दिस मिड सेगमेंट। हमारे जो राइस लागर, रॉकेट राइस लागर आपको बोला, वो भी हमारा मिड प्रीमियम सेगमेंट में आता है। तो हम लोग मास सेगमेंट में जाते नहीं हैं। अगर आप मास सेगमेंट में देखोगे, खाली इंटरनेशनल या बिग ब्रांड्स आते हैं उसमें मोस्टली। बिकॉज़ उस प्राइस सेगमेंट में किसी को भी कम्पीट करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? बिकॉज़ वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव करने के लिए यू नीड मिलियंस ऑफ केसेस का वॉल्यूम, वो उन्हीं के पास है, राइट? मिड सेगमेंट में आपके सारे नए ब्रांड्स मोस्टली आ जाते हैं, राइट? जो उस प्राइस पॉइंट में प्ले कर रहे हैं, एंड देन प्रीमियम सेगमेंट में, राइट? अगर आप प्रीमियम सेगमेंट देखोगे, मोस्टली आपके इम्पोर्टेड बियर्स आते हैं, एंड हमारे जैसे क्राफ्ट ब्रांड्स जो है वो आ जाते हैं। ओके, तो प्रीमियम में इंपोर्टेड ब्रांड्स में कौन से आएँगे क्राफ्ट बियर्स के अलावा? सो क्राफ्ट बियर्स के अलावा आपके ब्रांड सच एज़ जो जो लाइक फॉर एग्जांपल पहले आपका करोना होगार्डन उस सेगमेंट में आता था। नाउ इट्स बिकम इंडियन मैन्युफैक्चर्ड, तो वो मिड सेगमेंट में आ गए, राइट? बट आपके प्रीमियम सेगमेंट में गिनेस आ सकता है, गिनेस जैसे ब्रांड, या आपके ब्रूडॉग, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो स्टेला, जो भी इंपोर्ट होके आ जाते हैं वो उस सेगमेंट में चले जाते हैं। एंड प्राइमरीली नॉट बिकॉज़ कि वो बियर उतना महँगा है बाकी देशों में, बट बिकॉज़ इंडिया में इम्पोर्ट ड्यूटी इतना हाई है, वो इम्पोर्टेड बियर ऑटोमैटिकली उस सेगमेंट में चले जाते कितना हैं। है इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में? 110% बेस, एंड उसके ऊपर और लग के ऑलमोस्ट 150% तक हो जाता है, राइट? गॉट इट। ये तो फिर वाइन जैसा हो गया ना, कि जो बाहर के जो वाइन्स हैं, इंडिया आते-आते महँगे हो जाते हैं, जो वहाँ पे शायद अफोर्डेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे आते-आते प्रीमियम, सुपर प्रीमियम कैटेगरी में चले जाते करेक्ट, हैं। करेक्ट। बिकॉज़ इंडिया में टैक्सेशन बहुत हाई है इम्पोर्टेड लिकर में, राइट? सो उसी कारण कुछ भी चीज़ जो बाहर से आता है वो ऑटोमैटिकली सुपर प्रीमियम कैटेगरी में पहुँच जाता है। ईशान, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आपका जो क्राफ्ट बियर जो है, वो मोस्टली प्रीमियम कैटेगरी में फ़ॉल करता है, ठीक है? अब अगर हम इंडिया को देखें, तो इंडिया में अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि आपका प्राइस क्या है फ्रॉम अफोर्डेबल टू प्रीमियम, ताकि ये गेज कर सकें कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और फिर मैं अपने अफोर्डेबिलिटी वाले पार्ट पे आता हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिकल में, किंगफिशर, हेनिकन, ट्यूबॉग, इनका प्राइस रेंज क्या होता है? हाँ, सो आई विल यूज़ गोवा एज़ अ बेंचमार्क टू डिस्क्राइब इट, बिकॉज़ आई थिंक इंडिया में मोस्ट लोग 1 या 2 बार तो गए हुए हैं, तो वहाँ का प्राइसिंग सबको समझ आ जाएगा, राइट? वहाँ पर अगर आज देखोगे, जो आपका मास मार्केट सेगमेंट है वो चालू होता है अराउंड 50 से 55 रुपए के प्राइस पॉइंट से फॉर अ 330 एमएल बॉटल, एंड गोज़ अप टू अराउंड 70 रुपीज़ तक, राइट? ये आपका हो गया मास मार्केट सेगमेंट, राइट? फिर आता है आपका मिड प्रीमियम सेगमेंट, जो मैं बोल सकता हूँ आपका 70 टू 100 रुपीज़ तक जाता है। कोरोना और हो गार्डन। हाँ, एंड गोवा में इनफैक्ट एक्चुअली करोना हो गार्डन थोड़ा उससे ऊपर चले जाते हैं, 110 रुपए में है, बट बाकी मार्केट्स में दे फॉल अंडर द मिड सेगमेंट ओनली, राइट? सो आपका 70 टू 100, 110 तक भी पुश कर सकते हो, राइट? वो बॉर्डर हो जाता है 100, 110, वहाँ तक आपका मिड सेगमेंट आ गया, एंड 110 के ऊपर जितना भी जाओगे वो आपका सुपर प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है। वो तो 110 वाला जो सेगमेंट है, वो कहाँ तक जाता है सुपर प्रीमियम का? एज़ इन 300, 400 तक जाएगा? जा भी सकता है, राइट? लाइक आज मैंने स्टोर में देखे थे बेल्जियम के ट्रैपी स्टाइल्स ट्रिपल, वो सेम बियर जो मैं आपको बताया था ना, जो वो हम लोग बनाते हैं, वो सेम स्टाइल का जो एक वन ऑफ द आइकॉनिक ब्रूरीज है बेल्जियम का, वो किसी ने इंपोर्ट करके शेल्फ्स में डाल दिया था। गोवा में 450 रुपए का था। गोवा में 450 का? राइट। सो मिलने के लिए तो सब वैरायटी के मिलते हैं, पर उनका सेल वॉल्यूम बहुत कम रहता है, राइट? लाइक वो मे बी कोई नॉवेल्टी की तरह 1-2 खरीद लेगा, या जिसको वो ब्रांड पसंद है और वो जानता है अपने ट्रैवल से, वो खरीद लेंगे, राइट?
बट उस सेगमेंट में आपका मेजर नंबर जो आपको मिलेंगे वो रहेगा आपका 110 to 150 के बीच में। गॉट इट। और आपका जो 330 ml के पाइंट का जो कॉस्ट है वो कौन से रेंज में लाई करता है? हमारा स्टार्ट होता है 79 रुपीज़ में। ओके, व्हिच इज मिड प्रीमियम। हाँ, या मिड प्रीमियम, राइट? सो वी आर जस्ट ऑन दैट एज। 70 तक जाता है आपका मास मार्केट, तो हमारा चालू होता है 79 से, राइट? एंड सो आपका रेफरेंस देने के लिए लाइक आपका हाइनेकेन 70 का है, राइट? हमारा 79 का है, राइट? एंड देन आपका करोना एंड होगार्डन 110 के हैं, राइट? इन द गोवा मार्केट। सबको थोड़ा आइडिया लग गया कि हमारा कहाँ लाया करता है, राइट? देन हमारे पास थोड़े बियर्स हैं 99 में, 110 एंड देन स्ट्रेट 160। बेल्जियन ट्रिपल एंड हनी एल हमारे 2 स्ट्रॉन्ग बियर्स है, वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, जो हम लोग ज़्यादा रिटेल में फोकस भी नहीं करते। आवर गोल इज टू क्रिएट दैट वैल्यू एडिशन इस बियर्स के साथ, राइट? एक्सपीरियंस बेस्ड बियर्स, राइट? आज वो ये दोनों बियर्स ऐसे नहीं है कि जो आप बस दुकान से खोल के बस पीना चालू कर दोगे ड्रंक होने के लिए। वो हम लोग हमेशा रेकमेंड करेंगे, इफ यू हैविंग अ नाइस फाइन डाइन मील, उसके साथ बैठ के एक बॉटल पियो, राइट? दैट्स द इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वाइन, राइट? आज आइडिया है टू प्रमोट कि वाई रेस्टोरेंट में वाइन लिस्ट हो सकता है 100 वाइन के, बट बियर होने चाहिए 2 ही, राइट? एट द एंड ऑफ द डे बियर में भी उतना वेरिएशन अलाउड है, उतना पॉसिबिलिटीज़ है। सो वी वांट टू प्रमोट दैट कल्चर कि आज बियर लिस्ट भी हो सकता है, कि आज आप खाने को बियर के साथ भी पेयर कर सकते हो, राइट? एंड ये बियर्स हम लोग उस रीज़न के लिए मार्केट में लाए हैं, टू स्लोली एजुकेट द पॉपुलेशन एंड द पीपल कि बियर में भी वो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, एंड वी कैन यूज़ दैट टू एम्प्लीफाई आवर मील्स एंड आवर एक्सपीरियंसेस एज़ वेल। गॉट इट, ब्यूटीफुल। तो 79, 99, 110 एंड 160। ठीक है, कूल। और इसमें मैंने आपका एक सेगमेंट इंक्लूड नहीं किया है, लाइक आई सेड हमारा 15% वाला सेगमेंट, राइट? वो जो पूरा अलग सेगमेंट है, राइट? इट्स अ न्यू कैटेगरी ऑल टुगेदर, जो आप बियर सेगमेंट से उतनी ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट? बिकॉज इट्स फेयरली न्यू। आज वो आता है वाइन कैटेगरी में, तो उसका टैक्सेशन भी अलग रहता है, राइट? सो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट इज़ कि फॉर एग्जाम्पल वो हमारा 110 रुपये के MRP में है गोवा में, बट आपको उसमें ABV 15% है, एज कम्पेयर टू ऑन एवरेज बियर में जो 4% होता है। तो आपको 110 रुपये में यू आर गेटिंग द अल्कोहल इक्विवेलेंट ऑफ ऑलमोस्ट 3.5 बियर्स, राइट? तो इसका सेगमेंट पूरा अलग हो जाता है, एंड दिस फॉल्स इन द एक्सट्रीमली अफोर्डेबल मास सेगमेंट ओनली, राइट? बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग दैट पॉपुलेशन विच इज लुकिंग फॉर अ ड्रिंक टू गेट ड्रंक, राइट? और टू हैव अ गुड टाइम एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट, राइट? तो दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, ना उसके प्राइस पॉइंट्स को बियर में कैटेगराइज नहीं कर सकते एसेंशियली। ब्रो, ये ब्रो कोड का क्या हाल है? क्योंकि ब्रो कोड एक तो नाम बढ़िया है, क्योंकि ब्रो ब्रो तो अपन बोलते रहते हैं। करेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं गोवा गया था, मैंने देखा कि सब जगह पे सिर्फ ब्रो कोड, ब्रो कोड, ब्रो कोड दिख रहा था। एंड मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि ना ये बियर है, ना ये वाइन है, कुछ तो बीच में है, जिसकी वजह से ये सब जगह पे बिकता भी है और ये बेस्ट सेलर बन गया है गोवा में। तो व्हाई एग्जैक्टली इज़ ब्रो कोड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बियर और वाइन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट राइट। इन गोवा? सो जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, राइट? हम लोग भी इस कैटेगरी में जो अभी लॉन्च किए हैं, इट्स धीरे-धीरे करके सबसे सक्सेसफुल कैटेगरी बन रहा है। व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ अ वर्क अराउंड एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ एक्साइज़ डिपार्टमेंट इन इंडिया, राइट? आज इंडिया में बहुत प्री डिफाइंड लॉज़ है कि क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, राइट? जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बियर आपका खाली 8% तक बन सकता है, उसके ऊपर अलाउड ही नहीं है, राइट? आज अगर आप बियर के इकोनॉमिक्स देखोगे, आपका सबसे बड़ा कॉस्ट इज़ नॉट द लिक्विड, आपका सबसे बड़ा कॉस्ट है बॉटल, उसका लेबल, राइट? उसके कैप्स, उसका बॉक्स एंड उसका टैक्स, राइट? तो उसमें आपका मेजर कॉस्ट चले जाता है। नाउ अगर आप उसमें खाली 8% तक बना रहे हो, तो आपको पता है कि जो आप कंज्यूमर को बेच रहे हो, जो प्राइस सेंसिटिव है, व्हिच इज़ मेजॉरिटी ऑफ इंडिया टुडे, राइट? तो आज आपका जो ग्रोइंग मिडल क्लास है हमारे देश का, दे आर प्राइस सेंसिटिव एट द एंड ऑफ द डे। दे वांट अ गुड एक्सपीरियंस, बट दे वांट इट एट अ अफोर्डेबल रेट, राइट? Which means basically they want to get drunk with less beer करेक्ट, or राइट? less cost. लेस कॉस्ट, राइट? एंड दैट इज़, आई एम नॉट सेइंग वो सब है, बट दैट इज़ द मास डिमांड जो अभी मार्केट में है, इज़ फॉर दैट, राइट? एंड ये कैटेगरी ने वो डिमांड को कैप्चर कर पाया है। क्यों? बिकॉज़ उन्होंने 3 से 4 बियर का इक्विवेलेंट प्रोडक्ट दे दिया है एक बियर के दाम पे। मतलब या कैसे इन्होंने क्या करा एग्जैक्टली? एक पॉइंट ऑफ बियर में उन्होंने चेंज क्या करा? अल्कोहल जो परसेंटेज होता है, उसको बढ़ा दिया, राइट? तो जो आपका स्टैंडर्ड बियर में 4% अल्कोहल रहता है, वो उन्होंने एक ही प्रोडक्ट में 15% डाल दिया। तो अगर आप सिंपल मैथ करोगे, दैट इज़ अबाउट 3.5 टाइम्स, 3 पॉइंट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ अल्कोहल। तो अगर आप एक वो 15% ड्रिंक पियोगे, वो होता है इक्वल टू ड्रिंकिंग 4 बियर, 4 बियर? 4 बियर, ओके। राइट? सो अगर आप किंगफिशर 4 पियोगे या कोई भी बियर 4 पियोगे, कोई भी लागर का 4 बियर पियोगे, उससे आपको जो जितना ड्रंक हो गया आप, वो एक बॉटल से हो जाएगा। तो ये बाकी ब्रांचेस को कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं?
कर रहे हैं आजकल मार्केट में, आप देखोगे तो बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं इस कैटेगरी में। और इसकी वजह से कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है क्या उनको? सो टैक्सेशन अलग रहता है, नेसेसरली बेनिफिट नहीं है, कोई कोई स्टेट्स में वर्स है, कोई कोई स्टेट्स में बेटर है। तो गोवा So- में मुझे बताओ कि क्या सीन है इसका? सो अगर आप, मैं गोवा का बताता हूँ, ये 15% जो ड्रिंक है वो अराउंड वो वाइन कैटेगरी में आता है। आपको मैंने बियर में बता दिया था, आपका माइल्ड बियर में 50 रुपये टैक्स है पर लीटर, स्ट्रॉन्ग बियर में 60 रुपीज़ टैक्स है पर लीटर। ये 15% ड्रिंक में खाली 40 रुपये टैक्स है पर लीटर, अच्छा, राइट। सो वो डिफरेंस आ जाता है, राइट। सो एंड बट ये गोवा में, राइट, गोवा में ये बेनिफिट है। अगर आप कोई और स्टेट में जाओगे शायद से वो बेनिफिट नहीं है, अच्छा। राइट। तो इफ आई एम गेटिंग इट राइट, हम्म। अगर किंगफिशर बियर बनाता है तो उसको 3 बॉटल्स लगेंगे टू गेट द सेम पर्सन ड्रंक। 3 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4। चलो ऑलमोस्ट 4 पकड़ते हैं। तो अगर किंगफिशर बियर बेचता है कंज्यूमर को, और उस कंज्यूमर को अगर ड्रंक होना है तो उसको किंगफिशर के 4 बॉटल्स पीने पड़ेंगे, ब्रो कोड का 1 बॉटल पीना पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंस ये हो जाता है, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किंगफिशर को 4 बॉटल बनाने पड़ रहे हैं, 4 कैप्स बनाने पड़ रहे हैं, और लिक्विड जो होता है वो इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा कॉस्ट है। उसके साथ साथ किंगफिशर को ज़्यादा टैक्स भी लग रहा है। उसके साथ साथ जो कंज्यूमर है, अगर वो 50 किंगफिशर कितने को बिकता है बोला आपने? 55, 55 रुपीज़। राइट। तो अगर एक कंज्यूमर गोवा में जाके किंगफिशर खरीद रहा है तो उसको 4 बॉटल यानी 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ड्रंक होने के लिए। और ब्रो कोड में कितना खर्चा करना पड़ रहा है उसको? 120 रुपये, 120 रुपए में 4 के इक्विवेलेंट हो गया। उसको 4 बियर मिल गया। ओह वाओ! तो उसके 80 रुपए बच गए, हाँ। और ब्रो कोड को टैक्स कम लग गया, पैकेजिंग कॉस्ट कम लग गया, करेक्ट। एंड तो- प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गया। तो मैं आपको तो ये 2 अलग कंपनीज है जिसकी इकोनॉमिक्स भी बहुत अलग है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम लोग दोनों बनाते हैं, राइट। तो हम लोग का राइस लागर भी है, विच इज़ आर लाइट इजी ड्रिंकिंग लागर, जो हमारा मिड सेगमेंट में है, वो 79 रुपीज़ का है। उसके 4 पियोगे तो हमारे सुपर माका का इक्विवेलेंट होता है, जो 110 रुपये का बिकता है। सो आप देख लिया 80 to 110 रुपीज़, बट आपको आउटपुट आ रहा है 4 टाइम्स का, राइट। एंड मेरे लिए कॉस्ट ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ही ज़्यादा होता है, राइट। बट तो मैं दे पा रहा हूँ अ मच हायर आउटपुट वाला प्रोडक्ट फॉर अ मच लोअर प्राइस पॉइंट। बट ये सब मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता, राइट। आज देयर आर सर्टेन पीपल जिनका फोकस है टेस्ट, राइट। आज जिनको, अगर आप बीच में बैठे हो, राइट, गर्मी का दिन है, आप जो वो क्रिस्प ठंडा लागर पी के मिलेगा, वो आपको वो 15% का ड्रिंक पी के नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा? बिकॉज वो हैवी रहता है, राइट, बहुत। उसको वो उसका पर्पस ही है टू सिप इट स्लोली और टू ड्रिंक इट टू गेट ड्रंक, राइट। एंड वो हैवी रहता है, इट्स नॉट दैट इजी ऑन द पैलेट, राइट, बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। उसका ऑब्जेक्टिव है सो ड्रिंकर्स जो पी के चाहते हैं ड्रंक हो जाए, राइट। एंड वेयर लागर क्या है, अगर आपका प्लान है आज पूरे दिन शाम को जाके बीच में बैठने का, राइट, आपका गोल नहीं है कि एकदम ड्रंक होके खत्म हो जाओ, राइट। आपका मन है कि पूरे शाम बैठ के धीरे धीरे बियर पीते रहो, उससे थोड़ा थर्स्ट हाइड्रेशन भी हो रहा है। सो आई वुड से द यूज केस ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स अलग है, राइट। जस्ट बिकॉज आपको एक फॉर्मूला मिल गया टू मेक अ हायर एबीवी प्रोडक्ट डजंट मीन कि दूसरा का रिक्वायरमेंट चला गया। मतलब ब्रो कोड बेसिकली ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए भी वो बोल सकते हो वो, बट ऑल्सो आई हैव नोटिस, वो मैंने सोचा था कि खाली वो मार्केट होएगा, बट आई हैव नोटिस्ड कि even older people are drinking that product very regularly. But yeah, primary focus आप बोल सकते हो कि that serves the purpose for a college student very Beautiful. easily. मतलब गोवा, ब्रो कॉलेज स्टूडेंट्स और ब्रो कोड। क्रेजी। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट्स सक्सेसफुल। ठीक है, ग्रेट। ईशान, नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ अ बियर। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ये सारे गलतफहमी शायद दूर हो जाएंगे, एंड देन वी कैन गो डाउन टू कितना इन्वेस्टमेंट लगता है एक ब्रूवरी सेटअप करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना लगता है, और उसमें तुम प्रॉफिट एग्जैक्टली कितने साल में कितना कमा सकते हो। ठीक है, पहले तो स्केल एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि जो भी हम इकोनॉमिक्स करेंगे, आपका स्केल कितना है, आप एक साल में कितने केसेस बनाते हो, और एक केस में कितने बियर्स होते हैं? एक केस में 24 बॉटल्स होता है। एक केस, वन केस मतलब 24 बॉटल्स ऑफ 330 ml, तो मतलब अराउंड 8 लीटर्स का एक बॉटल, एक केस होता है। 24 बॉटल्स ऑफ 330 ml विच इज 8 लीटर्स। ठीक है, आप एक साल में कितने केसेस बनाते हो? अराउंड हम लोग बना सकते हैं अराउंड कैपेसिटी अराउंड 3 से 4 लाख केसेस का। 3 से 4 लाख केसेस का। आप Right. बनाते कितना हो अभी फिलहाल? अभी हम लोग अराउंड 80% कैपेसिटी में है, 80% तो कैपेसिटी, मतलब आप ले लीजिए अराउंड 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास, यानी कि आप बनाते हो 3 लाख इंटू 8 लीटर्स पर ईयर, दैट्स अबाउट 24 लाख लीटर्स पर ईयर। ठीक है, तो ये जो हम स्केल डिस्कस कर रहे हैं, ये 2.4 मिलियन लीटर्स पर ईयर का है। राइट। तो ईशान, आप बनाते हो 2.4 मिलियन केसेस, 2.4 मिलियन लीटर्स पर ईयर। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन से स्केल के लिए बात करें? 1 मिलियन केस, 1 मिलियन लीटर्स पर ईयर का बात करें? हाँ,
सी हम लोग एकदम मिडिल में पहुंचते हैं, राइट? यूजुअली देर आर माइक्रो ब्रूरीज जो इससे मच स्मॉलर स्केल में ऑपरेट करते हैं बिकॉज उनका मेन पर्पस इज टू सर्विस देयर आउटलेट ओनली, राइट? देन आपके होते कमर्शियल ब्रूरीज विच इज मच मच लार्जर, ऑलमोस्ट 10 to 100x ऑफ दिस नंबर, राइट? हम लोग ठीक मिडिल पार्ट में ऑपरेट करते हैं, जो बहुत कम प्लेयर्स है इस कैटेगरी में, राइट? इट्स यूजुअली स्मॉलर और बिगर। अंडरस्टूड। तो पहले ना ये एस्टेब्लिश करते हैं कि स्मॉल ब्रूवरी, मिड लेवल ब्रूवरी और कमर्शियल ब्रूवरी, तीनों में कैपेसिटी का क्या फ़र्क होता है? पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रूवरी से। स्मॉल ब्रूवरी जो होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है? सी स्मॉल ब्रूरी मैं बोलूंगा इज योर माइक्रो ब्रूरी, राइट? जिसका पर्पस रहता है टू सर्विस द कस्टमर्स दैट कम टू द आउटलेट, व्हिच इज टुडे मेजॉरिटी ऑफ द ब्रूरीज इन आवर कंट्री व्हिच आर इन बिग सिटीज लाइक बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, जहाँ पर वो कल्चर है कि वॉल्यूम में लोग आए बट उसी आउटलेट में कंज्यूम करें, राइट? इंडिपेंडेंट ब्रूइंग कंपनी जैसा? हाँ हाँ एग्जैक्टली। वैसे बहुत सारे ब्रूरीज है आपके, and सबसे ज़्यादा है आपके बैंगलोर एंड पुणे एंड हैदराबाद में, राइट? जहाँ एक्साइज पॉलिसीज आर फेवरिंग माइक्रो ब्रूरीज टू कम। अब इवन गुड़गांव में, एंड उसी को रेप्लिकेट करके अब सब बिग सिटीज वो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो इनका कैपेसिटी कितना होता है? इनके कैपेसिटीज कैन रेंज फ्रॉम 100,000 लीटर्स टू इवन 1 million लीटर्स तक भी जा सकता है, राइट? गॉट इट। ठीक है। और मिड लेवल आप जैसा? इट विल स्टार्ट एट अराउंड 1 million, से इट कैन गो टू व्हाट आवर स्केल इज, उसका मे बी आप ले लीजिए 5x और, तो अराउंड 10 million तक भी जा सकता है, राइट? ठीक है, 10 मिलियन लीटर्स। तो अब हम बात करते हैं मिड लेवल ब्रूवरी का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्केल भी है, आप पैन इंडिया स्केल भी कर सकते हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपका कैपेक्स क्या है? कैपेक्स में क्या क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है कि आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए जो मशीनरी लगता है, जो लैंड लगता है, जो आपको स्टोर सेटअप करना पड़ता है, उसमें कितना खर्चा होता है। तो हम बात करेंगे, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपके ब्रूवरी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होता है ईशान? So I would say total capex अगर आप लोगे on average will range anywhere from 25 to 30 crores to set up a mid-sized brewery. 25 to 30 crores? Correct. Oh my god. And that includes आपका land and building and shed. It includes all the equipment, right? जिसमें आ जाता है आपका brew house, आपके fermentation tanks, आपका packaging lines, which is your bottling line and your or your canning line or both. And then filing your licenses and setup costs and pre-operative expenditure. मैंने सुना है कि लाइसेंस में बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है, राइट? वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहाँ पर लाइसेंस लेना इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, सम स्टेट्स व्हिच इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल एक मुझे सस्ता स्टेट बताओ, एक मुझे एक्सपेंसिव स्टेट बताओ। सो गोवा इज अ फेयरली इनएक्सपेंसिव स्टेट टू सेट अप अ ब्रूरी, राइट? आपका लाइसेंस का कॉस्ट इज अराउंड 25 lakhs, राइट? दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट। एंड मैं ये जो भी बातें कर रहा हूँ सब मिड लेवल ब्रूरी का कर रहा हूँ, नॉट फॉर अ माइक्रो ब्रूरी, राइट? बिकॉज माइक्रो ब्रूरी का मच लेसर अमाउंट में हो जाता है, राइट? सो 25 lakhs इज योर एवरेज कॉस्ट इन गोवा टू सेट अप अ लाइसेंस। एंड देन अगर आप मेरे को एग्जैक्ट लाइसेंसेस कॉस्ट बाकी स्टेट का पता नहीं है, बट ऑलवेज आर इन करोर्स यूजुअली, ऑलवेज इन करोर्स? मोस्टली यस। ओ माय गॉड। ठीक है, तो 25 से 30 करोड़ रुपए में आप आपका मशीनरी, लाइसेंस, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ सेटअप कर सकते हो। तो इसमें क्या आपका वो कैफे जैसा जो आउटलेट वाला जो सेटिंग आता है उसका एक्सपेंस है, वो भी आपने यहाँ पे कंसिडर किया है? दिस इज जस्ट अ प्रोडक्शन ब्रूरी। तो उसमें और 2-3 करोड़ खर्चा आएगा, राइट? करेक्ट, डिपेंड करता है कि आपका क्या सी यूजुअली क्या रहता है, राइट? जो इस टाइप के ब्रूरी सेटअप कर रहे हैं उनका फोकस वो नहीं रहता है, राइट? बिकॉज आपका मेन कैपेक्स गया है पैकेजिंग लाइन में, राइट? विच इज योर कैनिंग और योर बॉटलिंग लाइन। तो ये चीज़ यूजुअली कोई सोचता नहीं है, बट इन बियर मेकिंग एक्चुअली सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बियर बनाना नहीं होता है, उसको पैकेज करना होता है। बिकॉज बियर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, राइट? अगर आज बियर को 2 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो गया, वो बियर का पूरा टेस्ट उतर जाता है, राइट? सो एक्चुअली क्वालिटी ऑफ बियर जो असेसमेंट होता है इज पार्ट्स पर बिलियन ऑफ ऑक्सीजन इन अ बॉटल। सो उसका मतलब कि जो उसका जो पैकेजिंग लाइन होता है एक्चुअली सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है एंड सबसे एक्सपेंसिव कैपेक्स रहता है। ओके, कितना होता है उसका खर्चा? उसका खर्चा कैन रेंज डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी एनीवेयर फ्रॉम 1 crore, इट कैन गो अप टू 6 crores ऑल्सो, जस्ट फॉर दैट इक्विपमेंट टू पैकेज योर प्रोडक्ट। एंड ये जो प्राइस वेरिएशन इज ओनली फॉर 2 reasons, आपका कितना स्पीड में बॉटलिंग करना है या कैनिंग करना है, या कितना ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट में। जितना कम चाहिए उतना महंगा होते रहता है वो लाइन। तो ये हो गया आपका कैपेक्स 25 से 30 करोड़। अब मुझे बताओ कि अच्छा स्मॉल ब्रूवरी के लिए कितना होगा, माइक्रो ब्रूवरी स्मॉल के लिए? ब्रूरी कैन स्टार्ट इवन एट 1.5-2 crores एंड कैन गो ऑल द वे अप टू 10 crores ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर आप अपना आउटलेट भी सेटअप कर रहे हो, राइट? तो वो आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो ऑन द आउटलेट सेटअप, कितना सीटिंग कैपेसिटी चाहिए हो आपको, वो सब में डिपेंड करता है। तो इट कैन स्टार्ट ऑफ वेरी वेरी इकोनॉमिकल, आप 2 crore में भी चालू कर सकते हो एक जहाँ पर इन इकोनॉमिकल फैसिलिटी, एंड गो अप टू 10। ठीक है, इसमें हब एंड स्पोक मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं ना, कि आपका ब्रूवरी एक जगह पे है लेकिन आपकी जो रेस्टोरेंट्स है वो 5 जगहों पर है। करेक्ट।
वो भी कर सकते हैं, वो right? हर स्टेट के एक्साइज पॉलिसी पे डिपेंड करता है, अच्छा, जैसे राइट? बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टेट जहाँ पर आप अगर माइक्रोब्रेवरी लाइसेंस लिया आपको वहीं पर सेल अलाउड है, बाहर उसके बियर भेजना अलाउड नहीं है। अपने ही स्टोर्स को भी अलाउड नहीं होगा। नहीं, कोई-कोई स्टेट्स में अलाउड नहीं है, राइट? व्हेयरएज़ को मोस्ट अब क्या हो रहा है, बिकॉज़ ये माइक्रोब्रेवरी कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो रहा है एंड बहुत स्टेट्स देख रहे हैं, अब सब कॉपी कर रहे हैं एंड सब स्टेट्स की पॉलिसीज़ एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं एंड दे यूनिफाइंग इट कि ठीक है, ये मॉडल सक्सेसफुल हो रहा है जो आप बोल रहे हो हब एंड स्पोक कि एक जगह में बियर बन रहा है एंड उसी को केग करके अपने बाकी रेस्टोरेंट्स में सप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं एक माइक्रो ब्रीवरी सेटअप करता हूँ, तो मुझे कितने साल लग जाएँगे मेरे पैसे को रिकवर करने के लिए? सी माइक्रोब्रेवरी का थोड़ा डिपेंड करता है, राइट? कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट बिज़नेस मॉडल, राइट? अगर अगर आप माइक्रोब्रेवरी बना रहे हो जिसमें फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इज़ वन स्टेट जहाँ पर आप माइक्रोब्रेवरी बन के बॉटल एंड कैन भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, महाराष्ट्र एंड गोवा। मोस्ट स्टेट्स में वो अलाउड नहीं है, वहाँ खाली आप रेस्टोरेंट में सर्व कर सकते हो, राइट? तो आपका स्ट्रेट रेस्टोरेंट के इकोनॉमिक्स आ जाते हैं फिर, राइट? तो जिसके बारे में मेरे को उतना डिटेल पता नहीं है, तो एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, तो मैं जानने नहीं वाला हूँ। बट माइक्रोब्रेवरी इफ इट्स फोकस्ड एज़ अ आउटलेट टू सर्व पीपल फूड, आपका जो आरओआई रहेगा एंड जो आपका बिजनेस मॉडल रहेगा विल बी वेरी सिमिलर अलोंग द लाइंस ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड आरओआई भी रहेगा सिमिलर टू अ रेस्टोरेंट जस्ट विद वन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ गेटिंग द बियर एट सोर्स एज अपोज टू बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, जिसमें आपको थोड़े मार्जिन बढ़ जाएंगे। व्हिच इज़ यूजुअली 2 टू 4 इयर्स, राइट? यस, ओके, कूल। पॉसिबली, या तो मिड लेवल पे आते हैं, आपकी ब्रूअरी पे आते हैं। राइट। क्या आपने ब्रेक इवन कर दिया है? हम लोग ने इस ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ ब्रेक इवन, राइट? और अभी आपने तक बिज़नेस शुरू किया था 2017 में। सो 2017 में कंपनी फॉर्म किया था, बट हम लोग लॉन्च किए थे मार्केट इन लेट 2020, सो दिस इज आवर फोर्थ ईयर। ओके, तो आपको 4 साल लग गए ब्रेक इवन करने के लिए। करेक्ट। तो आप आज कितने केसेस बेचते हो? अभी लाइक आई टोल्ड यू अराउंड 80% ऑफ 3 lakhs, अराउंड 2.5 lakhs केसेस तक वी एवरेज। ईशान, अब बात करते हैं आपके यूनिट इकोनॉमिक्स का, ठीक है? इसमें क्योंकि आपके पास 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहलिक में। पहले शुरू करते हैं मिड प्रीमियम से, फिर आते हैं प्रीमियम पर और बाद में बात करते हैं आपके 15% अल्कोहल बाय वॉल्यूम पे, ठीक है? जो हो गया आपका ब्रोकर्ड प्रोडक्ट, उसको एक नाम दे देते हैं, वो कौन सा आपका सुपर माका, मिड प्रीमियम में एक प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसका यूनिट इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर या सकते हैं। व्हिच इज आवर रॉकेट राइस लागर, राइट? जिसमें आपका जिसका एमआरपी आपका 79 रुपीज इन द मार्केट। रॉकेट राइस लागर, ठीक है? और प्रीमियम में? प्रीमियम में हमारा बेल्जियन व्हीट बियर बात कर सकते हैं, विच इज आवर टॉप सेलिंग 110 रुपी एमआरपी का। तो पहला हो गया राइस रॉकेट हो गया 79 रुपीज, बेल्जियन व्हीट बियर हो गया 110। यस। तो लेट्स स्टार्ट विथ रॉकेट राइस लागर। इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें आपका 70% इज ऑलमोस्ट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स, 70% इज कॉग्स, ओके। जिसमें आपका आ जाता है पैकेजिंग कॉस्ट एंड योर लिक्विड कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट कितना होता है? Out of the 70%, about 66% of the 70%, so which is the around 50% is your packaging, 55% is packaging. तो आप मुझे बोल रहे हो जब हम बियर बनाते हैं तो 100 रुपए में से 50 रुपए सिर्फ पैकेजिंग में खर्च होते हैं। Correct. क्यों ऐसा? बिकॉज आपका बॉटल का कॉस्ट, आपका लेबल का कॉस्ट, डब्बे का कॉस्ट, वही सब मेन कॉस्ट आ जाते हैं, राइट? आज आपका जब से कोविड भी आया है, बॉटल कॉस्ट हैज जस्ट बीन स्काई रॉकेटिंग, राइट? एंड ग्लास का ओवरऑल कॉस्ट हैज गॉन अप, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट को उतना ही सही मिल रहा है 330 ml इन दैट बिग ग्लास बॉटल। दैट्स व्हाई देयर इज नाउ स्लोली शिफ्ट आ रहा है कि लोग कैंस में ज़्यादा मूव कर रहे हैं बिकॉज ग्लास बॉटल का कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, राइट? तो कैन्स बॉटल से ज्यादा सस्ते हैं। कंपैरेटिवली बिकॉज लिक्विड ज़्यादा आ जाता है, राइट? लोग 500 ml कैंस यूजुअली खरीदते हैं, राइट? तो 500 ml लिक्विड में जो आपका कैन का कॉस्ट हो जाता है वो इक्विवेलेंट टू योर 330 ml बॉटल का कॉस्ट, राइट? सो आपका पैकेजिंग कॉस्ट सबसे महंगा पड़ जाता है। लिक्विड कॉस्ट इज फेयरली इवन, राइट? तो अगर 55 रुपीज़ आपका हो गया कॉस्ट पैकेजिंग का, 15 रुपये हो गया आपका कॉस्ट लिक्विड का, गॉट इट। तो राइट? आपने क्या बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है? 70%, राइट? 70%। हाँ, और उसमें से 15% इज लिक्विड एंड say what you call 55% is packaging. तो दिस इज 15% ऑफ द 100 रुपीज, राइट? Yeah, exactly. तो 15% आपका हो गया कॉस्ट ऑफ द लिक्विड और 55 रुपीज 55%. 55% आपका हो गया पैकेजिंग। डैम। आपने बताया कि अल्कोहल इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट एंड ऑक्सीजन। सनलाइट ऑल्सो अप्लाइज, राइट? Yes. So sunlight actually not alcohol. Only beer is sensitive to sunlight, सॉरी, and only one ingredient in beer is sensitive to sunlight. ओके, कैन यू एक्सप्लेन दिस? हाँ, so beer में आपके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो मैं आपको बताया था, which is one is your hops, malt, yeast and water, right? ये हॉप्स क्या होता है? Hops is basically एक प्लांट है जिसके जो फ्लावर्स होते हैं has properties to preserve a beer and add bitterness to it and aroma to it. ये प्रैक्टिस चालू हुआ था आपके लेट 1800 1700 के आसपास, जब
यूरोपियन फार्मर्स ने डिस्कवर किया था कि ये जो फ्लावर है जब आप बियर में डाल दोगे वो बियर को प्रिजर्व कर देता है। सो पहले जब यूज़ होना चालू हुआ इट वाज फॉर एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। बाद में लोगों को उसका टेस्ट अच्छा लगने लग गया, राइट? उससे जो बिटरनेस आया, उससे जो अरोमा आया, बिकेम अ सिग्नेचर क्वालिटी ऑफ बियर व्हिच बिकेम देन द गोल्ड स्टैंडर्ड कि आप बियर में आप हॉप्स के बिना बना नहीं सकते हो, राइट? सो हॉप्स इज़ वन ऑफ दोज़ मेन इंग्रीडिएंट्स जो आपको बिटरनेस आता है बियर में, वो प्राइमरीली हॉप से आता है। नाउ हॉप्स इज़ सेंसिटिव टू सनलाइट। जैसे ही सन लगता है हॉप्स में, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, राइट? तो दैट्स व्हाई आप देखोगे मोस्ट बियर कलर्ड बॉटल्स में आते हैं, राइट? बट नाउ विद टेक्नोलॉजी इट हैज़ ओपन्ड अप अ लॉट मोर पॉसिबिलिटीज़, राइट? आजकल नए-नए वैराइटीज़ ऑफ हॉप्स आ गए व्हिच इज़ स्टेबल टू सनलाइट आल्सो, राइट? दैट्स व्हाई आजकल आप देखोगे बियर्स ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में भी आने लग गए तो हैं। किंगफिशर ट्रांसपेरेंट बॉटल पे आता है, राइट? हाँ, राइट, करेक्ट। तो उसके पास क्या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है क्या? सो उनका डिटेल्स पता नहीं मुझे कि उन लोग क्या क्या करते हैं, बट यूजुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यू कैन यूज़ हॉप ऑयल्स, you can use hop extracts, you can use different formats of hops which are not sensitive to sunlight, right? So now technology today has opened a lot more possibilities of क्या कर सकते हैं बियर एंड क्या नहीं कर सकते हैं, right? गॉट इट। तो हॉप्स, मॉल्ट, यीस्ट और वाटर, ये वाटर। आपके 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बिना बियर नहीं बनता है। तो इसमें हॉप सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है सनलाइट के लिए, और ऑक्सीजन इसमें मिल नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया तो इसमें से क्या यीस्ट रिएक्ट कर जाएगा? नो, ऑक्सीजन से आपका मॉल्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, मॉल्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। राइट? एंड उसमें एक बहुत डिस्टिंक्ट स्मेल आ जाता है बियर में, एक थोड़ा सा स्वीटनेस का स्मेल आ जाता है, जो आप अगर इनफ अगर इंडस्ट्री से अगर इनफ ट्राई की हो, आपको समझ आता है वो इट्स अ वेरी पर्टिकुलर स्मेल जो आ जाता है बियर में विद द मोमेंट इट टचेस ऑक्सीजन। गॉट इट। तो आपका पैकेजिंग कॉस्ट इसलिए इतना ज़्यादा हाई है क्योंकि आपको बॉटल्स महंगे पड़ते हैं, और दूसरा ये है कि बॉटल में जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए जो पैकेजिंग लाइन लगता है वो महंगा हो जाता है। उससे हाँ, उससे कैपेक्स बढ़ जाता है पर यूनिट कॉस्ट में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू 55%। तो 55% में से जो आपका पैकेजिंग कॉस्ट जो होता है, मेजरली कहाँ पे खर्चा होता है? बॉटल में, राइट? कितना होता है आपका परसेंटेज में? बॉटल 55% में से आपका 40-45% बॉटल रहेगा। 40-45%? यस। और वो क्यों? इज दैट बिकॉज द बॉटल्स आर कलर्ड और व्हाट इज इट? नो, बॉटल इन जनरल इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, राइट? आपका कांच वेट के हिसाब से होता है, राइट? आपका पर बॉटल का वेट, एक बॉटल का वेट आपका ऑलमोस्ट 250 से 300 ग्राम का होता है, राइट? एंड बॉटल का एंड ग्लास का रेट इज अ कमोडिटी। तो आज जैसे ग्लास का रेट कम ज़्यादा होता है, आपका बॉटल का रेट भी कम ज़्यादा होता है उसी हिसाब से। पिछले 4-5 सालों में ग्लास का रेट बढ़ा है क्या? बहुत बड़ा है। कोविड टाइम से आपका ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है बॉटल ग्लास के रेट में। ओह गॉड। ठीक है, तो पैकेजिंग में मेजरली आ गया आपका ग्लास का खर्चा, और बाकी जो होता है 15% लिक्विड। तो लिक्विड में कैपेक्स बहुत ज़्यादा हैवी है उसको बनाने के लिए, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंस वाइज उसमें बहुत कम पैसा लगता है। इज दैट करेक्ट? सी आज वही सो नाउ बिकॉज़ हम लोग अभी मिड सेगमेंट बियर का बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ स्टैंडर्ड लागर, आपका लिक्विड कॉस्ट कम है। अगर आप क्राफ्ट बियर में देखोगे तो लिक्विड कॉस्ट आपका 15 से ऑलमोस्ट 30% हो जाएगा, राइट? सो लिक्विड कॉस्ट आपका बढ़ता है जब आप मोर आर्टिज़नल, मोर स्पेसिफिक टाइप का बियर बनाते हो, राइट? लाइक आज मैं आपको जो अपने राइस लागर का बता रहा हूँ, उसमें मेन इंग्रीडिएंट्स आपके 4 ही है, राइट? हॉप्स, वाटर, यीस्ट और माल्ट, और उसमें राइस भी आ जाता है, राइट? एंड राइस इज़ आल्सो अगेन अ फेयरली इनएक्सपेंसिव इंग्रीडिएंट। अगर आप अब जो ब्लॉन्च देखोगे, मेरा जो बेल्जियन व्हीट बियर है, उसमें मेरे ऑरेंजेस जा रहे हैं, लेमन पील्स जा रहे हैं, कोरिएंडर, क्यूमिन, राइट? सो ये सब कॉस्ट को बहुत ऐड करता है, राइट? सो डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? अगर आप मास मार्केट प्रोडक्ट बना रहे हो, लिक्विड कॉस्ट एज अ रेशियो कम्स डाउन। अगर आप मोर क्राफ्ट बियर बना रहे हो, आपका लिक्विड कॉस्ट गोज अप एज अ परसेंटेज बेसिस। तो बचता है आपका जो ग्रॉस मार्जिन जो बचता है वो होता है 30% का, ठीक है? अब 30% में आपका मार्केटिंग एक्सपेंस कुछ होता है क्या? क्योंकि इंडिया में तो मार्केटिंग अलाउड नहीं है टीवी पे। सी मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउड नहीं है, बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा मार्केट फॉर एग्जांपल लो, राइट? गोवा में आपको विजिबिलिटी अलाउड है, राइट? जहाँ पर आप स्टोर्स में ब्रांडिंग कर सकते हो, आप शेल्फ स्ट्रिप्स लगा सकते हो, आप साइनेजेस लगा सकते हो, राइट? ये आपको गोवा मार्केट में अलाउड है, बाकी जगह में अलाउड नहीं है। सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो, राइट? टुडे रील्स कंटेंट, एड्स ऑन सोशल मीडिया व्हिच इज टारगेटेड टू 25+, वो सब अलाउड है। सो मार्केटिंग अलाउड है, बट इन अ लिमिटेड फॉर्मेट, राइट? जैसे मैंने आपको बोला, हमारा मार्केटिंग कॉस्ट ऑन एवरेज 10 से 15% रहता है ओवरऑल एज अ कंपनी, राइट? सो आप बट हम लोग इन अ कैटेगरी लाइक दिस मास मार्केट, हम लोग उतना मार्केटिंग स्पेंड एलोकेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास उतना मार्जिन रहता नहीं है उस प्रोडक्ट में, राइट? तो इस प्रोडक्ट कैटेगरी में मोर अराउंड 5% रहता होगा आपका, राइट? एंड देन एडिशनल आपके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, राइट? विच इज़ योर इंसेंटिव्स, प्रमोशंस, वो विल बी अनदर 5%, राइट? इस कैटेगरी में। गॉट इट। अनदर 5%, तो बचता सिर्फ 20% है। इसमें और क्या खर्चा आता है? हमारा एक्चुअली
ये सेगमेंट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, राइट? सो यू विल से द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर अनदर 30%, व्हिच इज टेकिंग अस टू अ लॉस इफ आई लुक एट एज अ इंडिविजुअल लेवल, राइट? बट वी आर अ पोर्टफोलियो कंपनी, तो जब मैं पोर्टफोलियो बेसिस में देखता हूँ मेरे बाकी प्रोडक्ट्स हैव अ मच बिगर मार्जिन जो इसको अभी ऑब्जॉर्ब करता है, बट इसका लॉन्ग टर्म प्ले है कि इसका प्राइस पॉइंट इंक्रीज करे बाय अनदर 10-20% टू मेक दिस प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। गॉट इट। तो रेस्ट ऑफ द 20% वेयर डू यू स्पेंड इट? तो ऑपेक्स, राइट, आपके ऑपेक्स में बाकी चला जाता है, राइट? जैसे आपके फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री, एम्प्लॉइज सैलरीज। एम्प्लॉई सैलरीज, राइट, उसमें सब बाकी चला जाता है। ठीक है। मुझे बताओ ईशान कि ना स्वीट स्पॉट क्या है इंडिया में? अगर आप बियर बेचना चाहते हो, क्राफ्ट बियर बेचना चाहते हो, तो आपका स्वीट स्पॉट ऑफ प्राइसिंग क्या है? So I would say the sweet spot is this number that we have picked for the rocket lager, right? That's 75 to 85 का range, right? Because उससे नीचे as a company आप sustain नहीं कर पाओगे, right? Because like I said, उसके नीचे खाली बहुत बड़े-बड़े brands ऑपरेट करते हैं जिनकी economies of scale इस लेवल में है कि हम लोग कभी कैच अप नहीं कर सकते इस स्टेज में, राइट? उन लोग का बॉटल रिसाइकलिंग रहता है, उन लोग बॉटल्स मार्केट से वापस लाते हैं, राइट? जो हमारा मेन कॉस्ट है with the bottles, वो as a new brand you don't have the viability to buy back your bottles, bring it, get it washed and reuse it, right? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है कि अभी आपने बताया कि आपका जो पैकेजिंग जो है, इनफैक्ट आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स में से 50% आपका पैकेजिंग कॉस्ट है, जिसमें मेजरली आ गया आपका बॉटल। ठीक है, तो मैं 45% पकड़ के चलता हूँ। 45% आपका जो कॉस्ट होता है वो सिर्फ आपका बॉटल में जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गोवा मार्केट में स्पेशली एक ऐसा मार्केट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक कंपनी सारे बॉटल्स को सारे होटल्स या बार से कलेक्ट करे या लोगों से भी कलेक्ट करे, उसको वॉश करे और बाद में आपको फ्रेश बॉटल सप्लाई करे? Already आ गए वैसे कंपनीज एंड वी हैव ऑलरेडी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, सो ये लास्ट ईयर में आने चालू हुए हैं वेयर वो सब जगह से जाके बॉटल्स कलेक्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स एंड बार्स बट ऑल्सो फ्रॉम द गार्बेज डिस्पोजल एरियाज एंड लोगों से जो रिसाइकलिंग के खरीदते हैं बॉटल्स, सबसे कलेक्ट करके उसको सेग्रीगेट करते हैं, वॉश करते हैं, रीपैकेज करते हैं, वापस सप्लाई करते हैं। गॉट इट। तो अगर वो मार्केट अगर चालू हो गया तो क्या आपके ग्रॉस मार्जिन बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर 45 रुपीज़ अगर आपका आउट ऑफ 100 सिर्फ बॉटल में जा रहा है, तो अगर वो कंपनी आपको 20 में भी बेचता है तो आपका 25% आपके लिए बच जाता है, जो आपका ग्रॉस मार्जिन बन जाएगा, जो कि अभी तो आपका 30% ग्रॉस मार्जिन है, वो लिटरली डबल होके 30 से 55 चला जाएगा, जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बट इसके साथ भी एक चैलेंज है, ये खाली लोकली हो सकता है, राइट? द मोमेंट अगर आप आउट ऑफ स्टेट देखो या दूर देखो तो वो फ्रेट कॉस्ट वो मैचअप हो जाता है फिर, राइट? सो कंपनीज जिसके फॉर एग्जांपल हम लोग गोवा में मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी हम लोग गोवा में सप्लाई करते हैं, अगर वो बॉटल्स हमारे पास वापस आए तो यू कैन सेव एटलीस्ट 20-30% ऑन द बॉटल कॉस्ट, राइट? बट अगर मैं दिल्ली भेजा बियर एंड वहाँ से बॉटल को कलेक्ट करके ला रहा है, वो फ्रेट कॉस्ट के बाद अप्रोक्सीमेटली सेम ही हो जाएगा। ठीक है, कूल। अब बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट की। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका जो प्रोडक्ट है, ये होता है 110 रुपए का जो प्रोडक्ट होता है, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स अपन 100 के हिसाब से करते हैं, इट्स मच ईजियर। तो मुझे बताओ कि इसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें आपका 50% रहेगा ग्रॉस मार्जिन। 50% ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। और बाकी 50% में? बाकी 50% में आपका आ जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज़ अनदर अराउंड 20% के आसपास। आपका मार्केटिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अनदर 15% एंड द रेस्ट इज़ योर इबिडा मार्जिन। तो 15% के आसपास यू कैन ईजिली सेव इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें बचता है क्लोज टू 15% का नेट मार्जिन कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, आई मीन इबिडा में आपका खाली जो कंसिडर नहीं करते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, विच जो कभी यूजुअली बिजनेस में असेसमेंट में डालते नहीं है, बिकॉज वो हर कंपनी का स्ट्रक्चरिंग अलग रहता है, कोई कैपेक्स बेस्ड होता है, कोई खाली ब्रांड होता है, तो एज अ कंपेरेटिव इबिडा बेस्ट रहता है असेस करने के लिए। बट अगर हाँ आप नेट में चले जाओ तो वो 5% में आ जाएगा 5%, वेरी टफ बिजनेस मैन। बियर साइड 5%। में। हाँ, बियर साइड में। बट ठीक है। दैट्स ये मैं आपको अभी अपने स्केल का बात कर रहा हूँ। जैसे आप इसको स्केल करके बढ़ाओगे, ये 10 से 15% भी जा सकता है, राइट? एज द Net margin। एफिशिएंसीज, हाँ, नेट मार्जिन। ठीक है। अब आते हैं 15% एबीवी सेगमेंट में, जहाँ पे आपका है सुपर मार्का। ठीक है, सुपर मार्का का इकोनॉमिक्स क्या है? सुपर मार्का में आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 40% रहेगा, राइट? एंड आपका वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी सिमिलर 20% के आसपास एंड मार्केटिंग विल बी अनदर 10 सिमिलर, राइट? सो यू हैव 30% के आसपास ऑलमोस्ट लेफ्ट ओवर, राइट? सो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरी हो जाता है बिकॉज यहाँ पर आप डिमांड कर सकते हो ज़्यादा पैसे पर बॉटल, बिकॉज आपका प्रोडक्ट है हायर एबीवी, हायर अल्कोहल स्ट्रेंथ, राइट?
आप 4 बियर का इक्विवेलेंट बेच रहे हो तो आप एटलीस्ट 1.5-2 बियर का प्राइस मांग सकते हो, राइट? बट आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ही इंक्रीमेंटली लार्जर हो ज़्यादा होता है, राइट? तो इसमें ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो जाते हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट सिमिलर रहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी में। ब्यूटीफुल। तो मतलब अगर किसी को गोवा में ब्रांड बनाना, सुपर मार्केट इज अ ग्रेट ब्रांड टू स्टार्ट, ग्रेट कैटेगरी टू स्टार्ट विद। एब्सोल्युटली, बट कैटेगरी छोटा है, दैट्स द ओनली थिंग। कैटेगरी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट? आज आपका देखोगे बियर का कैटेगरी अकेले देखोगे तो महीने का 7 से 8 लाख पेटी बियर के बिकते हैं महीने में, राइट? आप ये कैटेगरी का 10,000 पेटी भी बिकते होंगे कि नहीं पता नहीं। अच्छा। या राइट। सो जितना ग्लोरियस दिखता है बाहर से वो हमेशा हर चीज़ होता नहीं है, राइट? या तो कैटेगरी छोटा होता है या तो फिर कैटेगरी मुश्किल होता है, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू डू कैटेगरी क्रिएशन जहाँ आपका एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग कस्टमर्स बढ़ जाता है, राइट? तो आपका मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ जाएगा इसमें, जो हम लोग धीरे-धीरे हम लोग भी करने वाले हैं इस कैटेगरी में। एज़ वी एस्टैब्लिश हम लोग अपना स्पेंड्स बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि जो कभी ट्राई नहीं किया हो ऐसा प्रोडक्ट, राइट? जो मेबी शायद से सस्ता व्हिस्की पी रहा हो, राइट? उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी में, राइट? सो उसमें स्पेंड्स बढ़ जाते हैं आपके फिर। गॉट इट। इट्स जस्ट लाइक पॉडकास्ट ब्रो, दिखने में बहुत ईज़ी है, हाँ। लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वो है। हर सेगमेंट, हर कैटेगरी के खुद के चैलेंजेस होते हैं, राइट? आज कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं बोल सकते कि ईज़ी है, राइट? एवरीवन कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। उसको खाली समझने का है क्या है एंड हाउ डू वी टैकल इट एंड फिक्स इट। या ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब मैं आता हूँ दूसरे पार्ट में, जो है रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन भाई। अभी जस्ट लाइक एन एफएमसीजी प्रोडक्ट, मैं जानता हूँ कि बियर में भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आपके पास इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जो इतने हाई स्केल पे, हाई मार्जिन पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास स्केल भी कम है, आपके पास वॉल्यूम भी कम है, आपके पास मार्जिन भी कम है और आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इफ यू आर अ प्राइस सेंसिटिव, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट लाइक इंडिया। तो मुझे बताओ, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी कैटेगरी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सो हमारे अल्कोहल से इसमें सबसे बड़ा चैलेंज इज़ द रेड टेप कि आज जो क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, रेड राइट? टेप। राइट। मुझे रेड टेप थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ। मतलब कि द रिस्ट्रिक्शंस टू एक्सेस द चैनल ऑफ सेल, राइट? आज कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं, राइट? वो लिमिटेशंस जो कर दिए चैनल्स में बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन को रेड टेप बोलते हैं, राइट? आज मैं आपको सबसे सिंपल कंपैरिजन दे सकता हूँ, एफएमसीजी, राइट? जो आज के डे एंड एज में आप कंज्यूमर को पहुंचना चाहो तो आप 10 तरह से पहुंच सको। आप अमेज़न के थ्रू पहुंच सकते हो, आप अपने वेबसाइट के थ्रू पहुंच सकते हो, आप क्विक कॉमर्स, ज़ेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट के थ्रू पहुंच सकते हो, आप जनरल ट्रेड दुकान से पहुंच सकते हो, आप मॉडर्न ट्रेड से पहुंच सकते हो, आप 100 जगह से कस्टमर के पास पहुंच सकते हो, राइट? आज आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट पे उसमें भी एड्स आ जाते हैं एंड उसी से भी खरीद सकते हो, राइट? सो एवरी प्लेस इज़ अ प्लेस ऑफ सेल फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट। ये अल्कोहल के केस में है नहीं। अल्कोहल में हर स्टेट में जो जो एक्साइज डिपार्टमेंट बोलता है वहीं पर से सेल हो सकता है, राइट? अगर आप सिंपल एंड सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मार्केट जो ले सकते हो, दिल्ली मार्केट, राइट? आज दिल्ली मार्केट में देयर इज़ ओनली अराउंड 5 टू 600 स्टोर्स ओन्ड बाय द कॉर्पोरेशन व्हिच इज़ द स्टेट ओन्ड स्टोर्स, जहाँ पर आप जाके फिजिकली बॉटल ऑफ लिकर खरीद सकते हो। सिर्फ आपको 500 टू 600? हाँ, एंड वो भी गवर्नमेंट ओन्ड है एंड वहीं से जाके खरीद सकते हो प्रोडक्ट, राइट? सो जब ये चैनल डिफाइन हो चुका है, नाउ यू हैव टू फाइट फॉर शेल्फ स्पेस ओवर देयर। आज जब आप compete कर रहे हो इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ, फॉर अ यंगर ब्रांड टू गेट दैट शेल्फ स्पेस आल्सो इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। तो अगर ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये कैपिटलिस्टिक तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सोशलिस्टिक होंगे? एब्सोल्युटली, तो राइट? ये कैसे काम करते हैं? थोड़ा मेरे को कैपिटलिज्म, सोशलिज्म कैसे काम करता है मुझे बताओ, एफएमसीजी और बियर मार्केट को एग्जांपल लेके, कि एफएमसीजी में क्या होता है वर्सेस बियर मार्केट में क्या होता है? करेक्ट। सो सी अगर आज आप कैपिटलिस्ट मार्केट देखो, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड फर्स्ट, राइट? क्रिएटिंग एन इमेज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर ब्रांड एंड लेट द कंज्यूमर डिसाइड कि उनको क्या चाहिए, राइट? आज पूरा डिसीजन मेकिंग आप कंज्यूमर के हाथ में जब देते हो तो हो जाता है कैपिटलिस्टिक, राइट? आप खुद को डिफाइन कर सको, राइट? एंड आज एफएमसीजी में वो क्यों कर सकें, राइट? आज फॉर एग्जांपल आप ले लो लाइक अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न, जहाँ पर आप अपना ब्रांड स्टोर बना सकते हो, खुद का स्टोरी बोल सकते हो एंड देन कंज्यूमर पे छोड़ देते हो कि उनको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, राइट? दैट इज़ अ कंप्लीटली ओपन कैपिटलिस्टिक मार्केट जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स अ ओपन प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी एंड जो सबसे आपको बेस्ट सेल कर पाया वही बिकेगा, राइट? एंड ये फ्रीडम आपके पास रहता है इन मोस्ट ओपन मार्केट्स। नाउ अगर आप देखोगे लिकर स्पेस में, बिकॉज़ वो रिस्ट्रिक्शन आया है, वो ऑटोमैटिकली खुद को एक्सप्रेस करने का पॉसिबिलिटी चला गया है। आप पहली बात एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हो। आज मैं खाली दुकान से बेच सकता हूँ, मैं दुकान में अपना स्टोरी तो बोल नहीं सकता हूँ। वो एक ही शेल्फ रहेगा, उसमें 10 बॉटल लग जाएँगे। अब वो
कंज्यूमर जो है उसी बॉटल को देख के उसको डिसाइड करना है कि उसको वो खरीदना है या नहीं खरीदना है। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपना स्टोरी बताने का, राइट? सो अगर मैं हूँ एक क्राफ्ट ब्रांड जिसका पूरा आइडिया है स्टोरी टेलिंग कि आज वाई आर वी डिफरेंट, राइट? आज अगर मैं अपना बॉटल 110 में बेच रहा हूँ और कंपटीशन जो मास मार्केट है वो 55 रुपए में बेच रहा है, वो कंज्यूमर क्यों खरीदेगा जब तक उसको स्टोरी एंड वैल्यूएशन कोई बताए नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाट मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर क्राफ्ट ब्रांड्स लाइक अस व्हिच आर मोर एक्सपेंसिव टू शोकेस आवरसेल्फ एंड टेल आवर स्टोरी टू द कंज्यूमर्स. So we have to leverage social media as much as possible and tell our story through that. बट उसमें चैलेंज आ जाता है कि आप स्टोरी तो बता रहे हो बट वो कंज्यूमर कहाँ बैठा है, उसको एक्सेस है कि नहीं उस चैनल में, वो चैलेंज, वो मिसमैच आ जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल आज हम लोग सुपर मार्का का स्टोरी टेलिंग बहुत करते हैं अपने सोशल मीडिया में. आज हम लोग को दिन महीने में एटलीस्ट 200 से 300 मैसेज आते हैं लोगों के बॉम्बे से कि बॉम्बे में सुपर मार्का कहाँ खरीद सकता हूँ. मैं बोला नहीं मिलता है, राइट? आपको गोवा के खरीदना पड़ेगा. तो वो मिसमैच हो गया राइट देयर, राइट? अगर आज ये ही नॉन अल्कोहलिक ब्रांड होता, वो सब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते, उनको शिप होके प्रोडक्ट मिल जाता, राइट? सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस. तो जब भी आप इन गवर्नमेंट ओन स्टोर्स के पास जाते हो, मान लो दिल्ली में, तो ये आपको क्या बोलते हैं? क्या ये मार्जिन ज़्यादा माँगते हैं कि क्या ये बोलते हैं कि हम सिर्फ बड़े ब्रांड्स रखेंगे? नहीं, सो गवर्नमेंट ओन्ड स्टोर्स का अलग ही सिस्टम रहता है, राइट? वहाँ पर कोई किसी को ना नहीं बोलता है, राइट? इट्स जस्ट अबाउट फॉलोइंग द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस एंड खुद को आप लिस्ट करवाते हो एंड वो सेट फॉर्मूलाज एंड रूल्स होते हैं जिसके कारण आपका प्रोडक्ट बिकता है या नहीं बिकता है, राइट? एंड नाउ स्टोर लेवल पे बहुत पुशिंग रहता है. आज जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका दे हैव द कैपेसिटी टू हैव वेरी बिग सेल्स टीम, राइट? उनके पास एक ही शहर में 50 से 100 सेल्स टीम हो सकता है जो हर दुकान में दिन में 2 बार या 3 बार जा रहा होगा जस्ट टू चेक कि उनका प्रोडक्ट शेल्फ में है नहीं है, राइट? आज अ स्मॉलर ब्रांड लाइक अस, अ यंगर ब्रांड, हम लोग उतने टीम को डिप्लॉय नहीं कर सकते. सो आज अगर हम लोग ने खुद को 300 स्टोर में प्लेस किया एंड हमारे पास 3 सेल्स लोग हैं, वो मे बी महीने में 2 या 3 बार चले जाओ स्टोर में. हर बार जाओगे किसी और का ब्रांड आगे लग जाएगा, बड़े ब्रांड का, राइट? सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ द चैलेंज दैट यू फेस, द अप्रोच टू द मार्केट, राइट? सो आज गवर्नमेंट वाले जो दुकान वाले होते हैं उनको कोई कंसर्न नहीं है, दे आर एग्नोस्टिक, राइट? कि जो बिक रहा है वो बिक रहा है, राइट? सो उन लोग को कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये नहीं है, उनके मार्जिन सेट रहते हैं. इनफैक्ट कि उसमें भी कोई नेगोशिएशन नहीं रहता है. तो आप जब गवर्नमेंट ओन स्टोर्स के पास जाके बोलते हो कि मुझे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लगवाना है, तो वो आपसे क्या बोलते हैं? आपको चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं? जैसे ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज हो गया, बस ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज, राइट? क्या आज होता है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंज? मतलब कि बस पेपर वर्क कि आपको ये स्टेप से नेक्स्ट स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप वो प्रोसेस करना पड़ता है, राइट? एंड बिकॉज वो प्रोसेसेस वन स्टेप टू द अदर एफिशिएंट नहीं रहते, वो टाइम लग जाता है. बट द एडवांटेज ऑफ अ गवर्नमेंट शॉप है, आपको कभी मना नहीं करा जाएगा. अगर आपको लाइसेंस मिल चुका है उस स्टेट में सेल करने का एंड द ओनली चैनल ऑफ सेल इज द रिटेल स्टोर ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव टू अलाउ द सेल ऑफ इट, राइट? वो अलाउ करते हैं बट वो लिस्टिंग प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ऑफ गेटिंग अवेलेबल, गेटिंग नंबर्स, वो बहुत कम्बरसम एंड टीडियस प्रोसेस होता है. अगर आप प्राइवेट मार्केट्स देखो लाइक महाराष्ट्र एंड गोवा, वहाँ पर एंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? बिकॉज आज गोवा देख लीजिए आप, गोवा में अलोन अराउंड 4000 4000 प्लस लिकर स्टोर्स है, बिकॉज वहाँ पर कोई भी लिकर स्टोर खोल सकता है. द लाइसेंस मिलना बहुत आसान है, राइट? बट ये स्टोर्स छोटे होते हैं, यूजुअली जगह कम रहता है, तो उनको यू हैव टू हैव अ रोबस्ट सेल्स टीम जो जाके कन्विंस कर सके कि आप प्रोडक्ट रखिए, उसको अवेलेबल करिए, राइट? हम लोग अब 4 साल से गोवा मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, अब जाके हमारा आउटलेट काउंट हैज क्रॉस्ड 1000 व्हिच इज 25%, राइट? तो जब आप इन लोगों को जाके बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट रख लो, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मार्जिन ज़्यादा दो? हाँ, अगर नया ब्रांड है, उन लोग बोलेंगे कि आपका ब्रांड तो कोई माँगता नहीं है, तो अगर आपका माल रखता हूँ तो मैं बेचूँगा कैसे? आप मुझे मार्जिन अच्छा दीजिए, मैं पुश करूँगा आपका माल. तो कितना मार्जिन डिफरेंस होता है? क्योंकि जब आई वाज़ जस्ट स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हू रन्स दिस ब्रांड कॉल्ड लाहौरी जीरा, एंड ही टोल्ड मी दैट एक बड़े कंपनी में और छोटे कंपनी में एफएमसीजी में ये फ़र्क होता है कि अगर एक बड़ा कंपनी अपने सुपर स्टॉकिस्ट को 2% मार्जिन देता है, तो छोटे कंपनी को 4% देना पड़ेगा. अगर वो अपने रिटेलर को 10% दे रहा है, तो अपने को 20% देना पड़ेगा. तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इवेंचुअली जो अपना बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो कभी आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगा. क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का गेम बहुत ज़्यादा है कि एक प्रोडक्ट 20 रुपये का मिलेगा, एक प्रोडक्ट 50 रुपये का मिलेगा, और ये जो 50 रुपये में बेचने वाला ब्रांड है, ये 50 में भी शायद प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा. मार्केटिंग तो दूर की बात. तो मुझे बताओ कि आपका जो मार्केट है, उसमें एक बड़े ब्रांड को कितना परसेंट मार्जिन देना पड़ता है रिटेलर को वर्सेस एक छोटे ब्रांड को? यानी कि आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा जस्ट टू एंटर द मार्केट? सो अगर आप बड़े ब्रांड को देखोगे जिनका सेट मार्केट है, जिनका सेट नंबर्स एंड वॉल्यूम है, उन लोग रिटेल मार्जिन एनीवेयर फ्रॉम
6 से 7% देंगे एंड प्लस उसके ऊपर थोड़े से स्कीम्स देते होंगे विच विल बी अनदर 3-4% 5%, राइट? उसमें उनका रिटेल का काम चल जाएगा, तो टोटल एनीवेयर फ्रॉम 7-8% टू 12-13%, राइट? अगर आप हमारे ब्रांड जैसे देखोगे, आप 10% तो खाली 10 से 15% खाली स्कीम्स एंड ऑफर्स में दे दोगे। ये स्कीम्स एंड ऑफर्स क्या होता है? मतलब कि आप बल्क परचेज करोगे या कमिटमेंट दोगे तो उतना ऑफर दोगे एक्स्ट्रा कि ठीक है, अगर आप 10 पेटी उठा लो एक के बदले तो आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। So these are offers and incentives to make the retail buy more stock from you, right? And push more, right? तो वो over and above your standard retail margin रहता है। तो हम लोग जैसे younger brands का margin will start at somewhere around 15-20% and go up to 25-30% also 25-30% तक जा सकता है। मतलब अगर किंगफिशर 6 से 7% मार्जिन देता है रिटेलर को, तो आपको 25 से 30% मार्जिन देना पड़ेगा। जा सकता है, अगर आपको वॉल्यूम में खेलना है एंड आपको विजिबल आउटलेट्स में जाना है, उतने हाई तक जाना पड़ सकता है, राइट? बट एवरेज हो जाएगा 20% के आसपास आपका। डैम, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटर का रेंज कर सकता है एनीवेयर फ्रॉम 7% टू 10%, 12 तक भी जा सकता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, राइट? एंड बिकॉज अल्कोहल का इतना कॉम्प्लेक्स रहता है, हर स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी अलग रहता है, राइट? अगर आप फॉर एग्जाम्पल मोस्ट मार्केट्स इन इंडिया आर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो आज कर्नाटका हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट्स में स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका प्रोडक्ट, और उन तो लोग उनको मार्जिन कितना देना पड़ता है? 0.61% ऐसे ही रहता है, बहुत कम, उन लोग बहुत सेट मार्जिन लेते तो हैं रिटेल अपना। मार्जिन की बात करो आप, हाँ, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। हाँ, फिर रिटेल मार्जिन भी प्री सेट रहता है। कितना And बोला आपने पॉइंट? 0.6% है कर्नाटका का, कहीं 1%, तो बहुत नॉमिनल मार्जिन रहता है, ठीक है। राइट? और रिटेलर का जो मार्जिन होता है, जैसे टैस्मैक हो गया तमिलनाडु में, करेक्ट। तो वहां पे रिटेल स्टोर को कितना मार्जिन देना पड़ता है? टैजमैक का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट हर स्टेट का उन लोग प्री सेट कर देते हैं, राइट? सो आई थिंक कर्नाटका में आई थिंक समवेयर अराउंड 10% के आसपास रहता है। चाहे बड़े ब्रांड हो या छोटे ब्रांड। हाँ, वो प्री सेट रहता है, बट नाउ द डिफरेंस इज कि बड़ा ब्रांड जब होएगा तो दुकान वाला जाके उसी मार्जिन में खरीद के बेच देगा माल। अगर आप छोटे ब्रांड हो, वो कोई दुकान वाला जाके ऐसे ही खरीद के रख नहीं लेगा, वो आके हमारे सेल्स पर्सन को आने का वेट करेगा, बोलेगा कि आप मुझे एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो इसमें, फिर मैं जाके खरीदूंगा। एक्स्ट्रा मतलब? कि आप एक्स्ट्रा मार्जिन कितना दे रहे हो मुझे, बट राइट? गवर्नमेंट ओन स्टोर है तो सेम मार्जिन होता है ना? हाँ, तो उनको खरीदने में वो मार्जिन में मिलेगा, बट देन हमारे से उन लोग एक्स्ट्रा रिबेट मांगेंगे। सी अगर मैं 10 पेटी उठा रहा हूँ, अगर से 10 पेटी मुझे 10% मार्जिन मिल रहा है 100 रुपये पर केस, राइट? मेरे को चाहिए पर 300, तो आप मुझे 200 रुपये कैश दीजिए, कैश बैक, लाइक एज अ स्कीम विच इज ऑफिशियली पेड टू देम बाय चेक हर महीने, कि अगर आप 20 पेटी खरीद रहे हो एंड मेरा 10% मार्जिन है 100 रुपये पर केस, पर मुझे चाहिए 30%, तो आप मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए बेस्ड ऑन मैं कितना खरीद रहा हूँ हर महीने। तो फिर स्टैंडर्ड कैसे हो गया गवर्नमेंट के स्टोर का मार्जिन? तो वही है, आई मीन गवर्नमेंट ने तो बस सेट कर दिया पॉलिसी कि ऐसे होने का है, बट दैट डजंट स्टॉप स्टोर्स फ्रॉम आस्किंग फॉर मोर। सो द स्टोर्स कैन स्टिल नेगोशिएट विथ यू। हाँ, दे कैन स्टिल नेगोशिएट एंड जस्ट फॉर्मेट ऑफ पेइंग देम बिकम्स डिफरेंट, राइट? आज जहाँ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर आप बिलिंग ही कर दोगे जिस रेट में फाइनल हुआ है रेट। जहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड है, उनको तो सेट रेट में बिलिंग मिलता है, तो आपको अलग वे से रिइंबर्स करना होता है उनको। ओह, सो दीस आर नॉट लीगल मेथड्स। नो, दे आर लीगल, दे आर ऑफिशियल बिलिंग, राइट? आज उन लोग बोलते हैं आई नीड दिस मच रिबेट, दे टेल यू कि आई वांट यू फॉर मी टू बाय योर प्रोडक्ट, मेरे को इतना एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। ब्रो एक सेकंड, इसको ना थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया है यहाँ पे। कि मान लो 100 रुपए का बॉटल है, ठीक है? आपने बोला कि गवर्नमेंट स्टोर में 10 से 15% मार्जिन होता है, तो यहाँ पे 10% मार्जिन पकड़ते हैं। तो अगर 100 रुपए का वो बॉटल 90 अगर, रुपये में आके खरीदेगा। तो 100 रुपए का मार्जिन, 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर रिटेलर बेच रहा है तो 100 में से 10 रुपए उसका मार्जिन रहेगा, 90 में खरीदेगा, 100 में बेचेगा, ठीक है? अब ये चेंज कब होता है? तो ये आके बोलेंगे, अगर से मेरा सेल्स पर्सन गया उसके पास बोल के किसी हमारा प्रोडक्ट 90 रुपए का है, आप 100 में बेच सकते हो, आप 10 बॉटल खरीद लीजिए, जो आपको पड़ेंगे 900 रुपये और आपके बनेंगे 100 रुपये, राइट? कि आप बेचोगे 1000 में। वो बोलेंगे ठीक है, बट मेरे को आपका प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी प्रोडक्ट जो मैं 10% में बेचता हूँ, वो लोग आके खरीद के ले जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। आपका प्रोडक्ट शायद से 2 हफ्ता लगेगा, 3 हफ्ता लगेगा, मेरा पैसा अटका रहेगा 3 हफ्ते के लिए, तो उसके लिए मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट आप क्या दोगे? उन लोग फिर आप बोलोगे ठीक है, मैं आपको 10% एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मतलब 80 रुपए में बेचोगे? हाँ, मैं आपको, आप वो खरीदेगा 90 में ही, बिकॉज़ वो खरीद सकता है खाली 90 में, फिर आपको बिलिंग करेगा 10 रुपए का और आप उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तो उसको फिर मिल जाएँगे 80 रुपीज़ में, राइट? सो हर चीज़ का वो ट्रिक निकल चुका है, राइट? जहाँ पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी कर दिया है, वहाँ पर रिटेलर्स ने तरीका ढूँढ लिया है टू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्जिन। सो दिस इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू एक्जिस्ट, राइट? आज जब आप नए ब्रांड हो, आज जो आपका सप्लाई चेन है, वो दैट दे विल एक्सपेक्ट अ हायर मार्जिन फ्रॉम यू। व्हाई? बिकॉज़ आज उनको
अपना पैसा लॉन्गर टाइम के लिए ब्लॉक करना पड़ रहा है, प्लस उनको मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है आपके ब्रांड बेचने में, राइट? एंड यही अब एफएमसीजी स्पेस में पूरा डिसरप्ट हो रहा है, राइट? आज अ ब्रांड लाइक स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जो आपके हो गए सारे क्विक कॉमर्स कंपनीज़, उन्होंने पूरे प्लेटफ़ॉर्म को एग्नोस्टिक बना दिया है, राइट? बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ दे हैव गिवन अ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर कितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हो सकते हैं एंड इक्वली प्लेटफ़ॉर्म में लिस्टेड है। आप कंज़्यूमर जाके ढूँढ सकता है, वो सबसे ऑलमोस्ट सेम मार्जिन लेते हैं, राइट? 5-10% ऊपर-नीचे होंगे बट नथिंग टू क्रेज़ी एंड दैट अलाउज़ अस टू बी सोल्ड बेस्ड ऑन व्हाट द कंज़्यूमर वांट, राइट? सो आज दैट्स व्हाट आई से दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम इन इंडिया टू बी इन द एफएमसीजी स्पेस। एंड मैं क्यों बोलता हूँ ये? बिकॉज़ नाउ एवरीबॉडी हैज़ अ प्लेटफ़ॉर्म टू रीच आउट टू द एंटायर कंट्री एट वन शॉट, राइट? अगर आप आज ये 4 प्लेटफ़ॉर्म में लिस्ट कर दो, आप 70 टू ऑफ द 80% ऑफ द कंट्री को अवेलेबल हो ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन विद अ 10 टू 15 मिनट डिलीवरी टाइम, राइट? सो दैट्स द होल थिंग, राइट? आज जितना सप्लाई चेन एग्नोस्टिक होता है, उतना ईज़ियर हो जाते हैं नए ब्रांड्स को आने के लिए एंड व्हाई? बिकॉज़ कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन, राइट? आज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आज जो आपका ट्रेडिशनल चैनल्स ऑफ सेल है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आर वेरी हाई, राइट? उनको रेंट देना पड़ता है, उनको उनको कैपिटल अपफ्रंट देना पड़ता है जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, राइट? उनके फिक्स कॉस्ट होते हैं ऑफ 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 शॉपकीपर्स एंड ये वो, उनको ये कॉस्ट रिकवर करने का है। आज अगर उन लोग सब दुकान को भर ले सामान से जो उनको सर्टेनिटी नहीं है कि वो तुरंत बिकेगा, उन लोग लॉस में चले जाएँगे, राइट? इसलिए आज आप अगर अपना जो मॉडर्न ट्रेड चैनल देखो, सडनली सिंस क्विक कॉमर्स आ गया, उनका उनका डेथ रेट इंक्रीज़ हो गया, राइट? बहुत सारे मॉडर्न ट्रेड चैनल्स हैव स्टार्टेड गोइंग बैंकरप्ट। व्हाई? बिकॉज़ उनका कॉस्ट मॉडल ही नहीं काम कर रहा था, राइट? उन लोग मार्जिन तो चार्ज कर रहे हैं एक्स, बट उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, लोग बाकी चैनल्स में जाके खरीद रहे हैं, जहाँ पर कॉस्ट कम पड़ रहा है अब, राइट? So there's a lot of disruption happening in the whole space, and as this keeps happening, as technology keeps getting involved, अभी बहुत बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं अगले 5 से 10 साल में। ईशान, आपने शशांक को बताया कि गोवा इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ बियर कंपनी। कैन यू टेल मी व्हाई? हाँ, 3 से 4 रीज़न्स है आई वुड से दैट। एक तो फर्स्ट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लिव, सो आई थिंक कोई भी एंटरप्रेन्योर हो उसको वहीं पर बिज़नेस करना चाहिए बिकॉज़ क्यों ऐसा? I mean, multiple reasons, right? आज गोवा में you have beaches, you have nature, you have good air quality, less pollution, सब कुछ है एंड प्लस जो बड़े शहर के एडवांटेजेस है ऑफ गुड रेस्टोरेंट्स, गुड बार्स, गुड थिंग्स टू डू, सबके बैलेंस में है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई थिंक एज अ फ्रॉम अ क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंड पॉइंट, गोवा इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन इंडिया टू लिव एंड वो अब पूरा कंट्री रिकग्नाइज कर रहा है एज यू सी द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द बिगर सिटीज इनटू गोवा कमिंग देयर फॉर ईदर द vacation homes or even permanently moving there, right? So the place to live is excellent, right? And आपका quality of life अच्छा होएगा, आपका focus on business भी अच्छा रहेगा, right? Because you find that balance in life in general, right? So I think एक वो reason बहुत important है जो I think जो जब वहाँ move करता है तभी उसको समझ में आता है, right? Because most लोग गोवा जाते हैं टूरिस्ट के माइंडसेट से कि वहाँ क्या-क्या करके निकलना है, राइट? तो वो अलग ही कॉन माइंडसेट होता है, राइट? जब आप वहाँ रहना चालू करोगे तब आपको पूरा अलग साइड ऑफ गोवा दिखेगा, राइट? द नेचर एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? कि आज आप सुबह काम से पहले बस बीच जाके वॉक करके यू कैन गो फॉर अ रन एंड कम बैक एंड दैट दैट पीस ऑफ माइंड यू गेट इज़ समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कैन गेट इन अ बिग सिटी। आज अगर आप बड़े शहर में हो, आपके ऑप्शंस कहाँ हैं कि आप अगर रन में जाना चाहोगे, आप जिम जाके ट्रेडमिल में रन करोगे या पार्क में जाके रन करोगे, वो सेम फील ही नहीं है, राइट? संडे को आप जाके फॉरेस्ट के बीच में हाइक करके आ सकते हो। सो दैट कनेक्शन टू नेचर बट ऑल्सो टू द लग्जरीज ऑफ मॉडर्न डे लिविंग का बैलेंस इज एक्सीलेंट इन गोवा। ब्यूटीफुल। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ, व्हिच इज व्हाई ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट अ बियर कंपनी। Yes. ठीक है। और एनी कंपनी एज Any फॉर दैट मैटर। Then एंड नाउ अगर आप स्पेसिफिकली बियर में जाऊं, आई थिंक वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस इज ऑफ कोर्स पॉलिसी, राइट? आज लाइक आई पहले बोला था कि आप इस इंडस्ट्री में एंट्री एंड एक्सेस बहुत कंट्रोल्ड है एंड रिस्ट्रिक्टेड है बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग, राइट? सो अब हर स्टेट का कम्प्लेक्सिटी एंड लूप होल्स टू गेट इन टू द सेगमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल इज डिफरेंट एंड गोवा एटलीस्ट बैक इन द 2017-18 times, Goa was one of the easiest states to set up a alcohol manufacturing plant, right? So ease of setting up the plant was one of the major reasons. And second, and actually one of the most important reasons is the access of high quality drinking water, right? आज पानी का quality beer making में extremely important है, right? आज इंडिया में मोस्ट ऑफ बिग सिटीज़ में पानी का काफ़ी शॉर्टेज है एंड जो पानी अवेलेबल भी है वो बहुत हाई, बहुत हार्डनेस के साथ होता है वो पानी, राइट? तो द TDS नंबर इज़ वेरी हाई, उसका प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट? व्हिच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, ओवरऑल एफर्ट टू गेट गुड ड्रिंकिंग वाटर एंड आज बियर का क्वालिटी डिपेंड्स ऑन वाटर एंड द क्वांटिटी इज़ ऑल्सो रियली हाई। आज 1 लीटर बियर बनाने के लिए ऑन एवरेज 10 लीटर पानी चाहिए होता है, राइट? सो अगर आप
2 मिलियन लीटर बना रहे हो तो आप 6 मिलियन लीटर पानी का बात कर रहे हो, राइट? सो गोवा में बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, द रेनफॉल लेवल्स बीइंग सो हाई, द अमाउंट ऑफ वाटर बॉडीज देयर, access to water is very easy and the quality of water is really very high. आज हम अपना वाटर टेस्ट कराते रहते हैं अपने ब्रूरी के पास. It's pure drinking water. आज today I can take out water from our well and drink it straight out of a glass. Nothing will happen to me. There's no contamination, no hardness, and excellent quality sweet water. Right? So that was the second major reason. And third is because we were, as a craft beer brand, हमें पता था कि a big channel of our sale is going to be the export market, right? आज हम लोग 7 different countries में अपना beer export करते हैं, right? So having a port close by was very important, right? Because export में दो cost रहते हैं. One is your cost of transport from your manufacturing facility to the port, and then port से sea freight होता है to the destination, right? तो ये दो major cost रहते हैं. अगर आज आप पोर्ट के पास में हो, विच इज़ हमारे यहाँ 2 पोर्ट्स हैं, गोवा पोर्ट भी है, दिल्ली पोर्ट भी है. तो गोवा पोर्ट इज़ नॉट दैट एक्टिव, तो हम लोग मोस्टली बॉम्बे पोर्ट से करते हैं. बट बॉम्बे पोर्ट ऑल्सो इज़ वेरी ईज़ी फॉर अस, राइट? आज 12 घंटे का जर्नी है, सो कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लो, राइट? सो ईज़ ऑफ एक्सेस टू अ पोर्ट मेक्स इट ऑल्सो वेरी वायबल टू सेट अप एन एक्सपोर्ट बिजनेस. एंड लास्ट, इवन इंडिया मार्केट को आप देखो तो गोवा इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन 3 मेजर मार्केट्स, राइट? बैंगलोर, Bombay and Hyderabad, 3 extremely large markets in general for consumption, right? So ये सब reasons I would say कि all fell in place as to why Goa is an excellent choice to set up an alcohol company. Beautiful. So we have covered the cost of setup. The operational expense is something that we missed out on. What would be the working capital required to run a mid-scale brewery? So working capital requirement is completely dependent on two numbers, right? One is your revenue and your working capital cycle, right? So basically कि आप जब raw material खरीद रहे हो से लेके जब तक आप पैसा रिकवर कर रहे हो उसका टाइम फ्रेम कितना रहता है, right? So it purely depends on those two numbers. So if you define those two, आपको मैं आपका working capital requirement दे सकता तो अगर मैं 3 months बोलूँ मेरा साइकिल है तो यूजुअली साइकिल कितने महीने का होना चाहिए? हूँ. FMCG बिजनेस में थोड़ा कम भी रह सकता है, यूजली 3 मंथ्स तक जा सकता है, बट हमारे बियर बिजनेस में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक चले जाता है. 4 months. तो आपको 4 months का वर्किंग कैपिटल लगेगा. सो अगर आप ले लो, अगर आपका मंथली रेवेन्यू 2 करोड़ है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 8 करोड़ हो जाता है. So how much money did you put in, bro? Like this is 25 crores, 25 to 30 crores in just setup cost. 8 crores is your working capital. मतलब initially obviously the working capital will be less. But all in all, did you like invest 30 to 35 crores into your business? So yeah, we have 3 sources of funding that we took, right? First, हम लोगों ने खुद का इन्वेस्टमेंट किया. On top of that, we took bank funding as well. And then lastly, we did a round of angel investors for Series A, right? So all in all combined, I think the investment that went into the company was around 40 to 42 crores, yeah, till date. And you left your job to come and pursue this. Yes. Like why? That's the thing, right? Fulfillment. Aj most people think that the purpose of life is the end goal, but I think it's the journey, right? Aj you should be happy in what you're doing on a day-to-day basis. Aj what a lot of people consider to be success is like having a high-paying job, which is known to be glamorous, right? Aj maybe US में I was working in a hedge fund and वहाँ पर getting a very very high pay salary, but every morning my only thought was कि why do I have to do this? राइट आप वीकेंड कब आने वाला है, बिकॉज जितना भी वो ग्लैमरस दिखा ले एंड में क्या हो रहा है, आप वो कंप्यूटर के सामने बैठ के स्प्रेडशीट्स पे स्प्रेडशीट्स चर्न कर रहे हो एंड वो एट द एंड ऑफ द डे आपके डील्स चेंज होते रहते हैं, प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं, बट वो काम सेम ही कर रहे होते हो, राइट? सो कब तक वो करते रहोगे? अब आप 60 के एज तक वही करते रहोगे, 70 के एज तक वही करते रहोगे, तब तक तो लाइफ ही खत्म हो गया टू एंजॉय द मनी यू हैव मेड. सो माई गोल वॉज नेवर दैट. द गोल वॉज टू हैव अ लाइफ जहाँ पर आप डेली एंजॉय कर रहे हो, राइट? आज जो हम लोग कंपनी चला रहे हैं इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव. You know, we have built a team of over 100 plus employees now, and our average age in our brewery is around 28 years old. So it's like we are going in to have fun every day. आज मस्ती कर रहे हैं हम लोग हर रोज काम पे जाके, राइट? काम नहीं कर रहे, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई लेफ्ट इट फॉर, not purely the numbers, but primarily कि आज today you want to wake up and want to go to work. Got it. How do you make your place worthy enough to feel like going to work every single day? I think the ability to let people collaborate and have a space where people have the freedom to discuss and openly brainstorm on ideas, right? Aaj what I see lacking in non-creative workspaces is that lack of freedom of thought, right? जहाँ पर इतने processes आ चुके हैं already, and sometimes you can't avoid it also, right? There are certain lines of business जहाँ पर वो processes are very important, right? जहाँ पर आप बैंक्स देख लो या फाइनेंस कंपनीज देख लो, वहाँ पर
these frameworks are very important because the work nature of the work is such, right? हम लोग का जो line of business है, ठीक है, there are certain departments जहाँ पर वो frameworks are very important. आप compliance departments देख लो या हमारा finance team देख लो, वहाँ frameworks are important. But जहाँ पर freedom of thought has to be permitted and where it benefits is the space of marketing, sales, right? Product development. वहाँ पर अगर आप ये frameworks डाल दोगे, you will be lost and the creativity will be lost. Right. So that's where you need to create that openness and that freedom which allows a company to thrive and makes people enjoy. Creative people enjoy that lack of framework. So वो देना बहुत जरूरी है. Understood. Because, bro, because of Instagram specifically, then there is this mindset that. So initially, I was also influenced by this mindset saying that, "अरे job वॉब तो नहीं कर रहा, मैं तो business ही करूँगा." Only to understand, back then I had this assumption that doing business is much easier than grinding at a job. Only to realize that it's the exact opposite. Like in a business, you are just putting in 12, 14, sometimes 16 hours. Right. And that had become a new normal for me for 2 years. Right. And now I've slowly started to decrease that because my health started to go haywire. But then what I realized is that I couldn't go to a work where I would feel fulfilled, but at least I can create an environment where other people feel fulfilled. Which is where people often miss out on saying that, oh, you know what, you can even go to a job to a company which has a great culture, which eventually drives fulfillment. But here's where I have another question, and this has got nothing to do with brewery in general, but it has got to do with the balance of creativity and efficiency. Most people think creative people are not efficient, and most people think efficient people are not creative. What they don't understand is that artists die poor. Efficient artists go on to become multimillionaires. The difference between both of them is that one has a time frame and viability in mind, the other does not have viability in mind at all. And the strange part is that sometimes broke artists may create much better work as compared to commercial artists. But eventually, the definition of success in terms of money, wealth, comfort, exposure, it all comes from wealth. And since you are in this field where creativity has to strike a balance with efficiency, considering the fact that you are in such a tough space competing with such giants, how do you make sure that your core team balances creativity with efficiency? मान लो एक आपका ब्रूअर है जो बोल रहा है मैं बियर बना रहा हूँ और 3 महीने तक वो बियर बना ही रहा है, बनाया कुछ नहीं उसने, तो आप उसको जाके क्या बोलोगे आप कि तू क्रिएटिव नहीं है? वो बोलेगा मैं 3 महीने से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आप उसको बोलोगे एफिशिएंट बन. एफिशिएंट मतलब क्या? महीने में एक या 6 महीने में एक कुछ तो नंबर होना चाहिए. वो बोलेगा नहीं, जैसे ही मेरे दिमाग में नंबर आ जाता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इनोवेटिव हुई नहीं. हाउ डू यू हैंडल दीज सिचुएशंस? That is not an easy task for sure, right? आज creating that balance between frameworks and processes versus that freedom of thought and creativity बहुत challenging है, right? Because one inhibits the other, and it's a clear-cut thing, right? So I think any company, for it to be successful, basic framework and SOPs are absolutely mandatory, right? उसके बिना तो it becomes a playground जहाँ पर कोई output नहीं है, कुछ नहीं है, right? But you need to create spaces and pockets of creativity within those frameworks, right? जहाँ पर वो framework घुस के आता नहीं है. तो हाउ डू यू डू Right. दैट? So you have to find spaces and pockets of time or areas where you are allowed to do that, right? Like today, there should be days where those frameworks don't matter anymore, right? Or hours in the day where you're just free thinking and collaborating with people, right? Like for example, our entire office setup. You know, we have a kegerator set up there with free flowing beer, and we have like a ping pong table and games. जहाँ पर evening time में all departments के लोग ऊपर आके साथ में खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, and they have that freedom of space. Over here, what people don't realize, they're not just fooling around, but the brewer is maybe talking to the marketing guy. The marketing guy is maybe talking to the accountant, and that's where ideas are getting exchanged and people are getting different concepts come to them. So when they return back to their normal work, they're able to utilize that to come up with a lot of interesting concepts. So you have to give pockets of that, but within framework. So आज जब वो वापस अपने काम पे चला गया है, उसका रूल्स वापस अप्लाई हो गए हैं. ऐसा नहीं है कि अब वो उसको रेसिपी बनाने बोला कि वो 6 महीने तक रेसिपी बना सकता है, राइट? उसका वो टाइम फ्रेम वहीं पर है. बट those spaces of thought and interacting with different people allows him to get creative, because now he's not just interacting with the people he's directly reporting to. He's interacting with people from different places, getting ideas from the marketing team. आज marketing team बैठ के अलग-अलग काम कर रहा है. They have different levels of exposure. वो brewer से बात किया तो उसको 100 और आइडिया है. So वो
collaboration create करना बहुत important है outside the mind frame of work amongst the team. Which is kind of cross pollination of ideas within the organization. Correct. And then you can do it in different formats also. You can do it externally also. You can have events जहाँ पर आप अपने team को लेके जाओ where you allow them also to interact with people, right? So there's lots of different formats in which you can do it. And I think nobody can get it perfect. You have to keep working on perfecting that, right? I think हम लोग के यहाँ भी बहुत कुछ और कर सकते हैं to improve this aspect in our company. जो time लगेगा, right? As we go by, we figure out new ways of making that happen, but you don't know क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, right? Like for example our labels, right? We always हमारे जो bottle में labels होते हैं, we try to create a very collaborative sort of work environment where, you know, over a few drinks we'll sit down with the whole team, सब अपने ideas फेंक रहे हैं, वो एक graphic designers बैठ के different concepts throw together कर रहे हैं, right? So we come up with multiple concepts and multiple brainstorming rounds which are extremely fun. पर वो जब जैसे वो brainstorming sessions खत्म हुआ, then it goes into a very structured framework. फिर वो एक टीम से दूसरी टीम जाएगा, पहले लीगल मेट्रोलॉजी चेक की, ये कंप्लायंस फुलफिल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट चेक FSI चेक, ये कंप्लायंस फुलफिल हुआ, वो हुआ, फिर देन प्रिंटर्स को जाते हैं, प्री प्रेस होता है. सो इट स्टार्ट्स ऑफ एट अ वेरी क्रिएटिव स्पेस एंड देन इट गोज इनटू अ वेरी टाइम बाउंड framework of how it goes from the finishing till the final output of the label, right? So I think वो balance ढूंढना बहुत जरूरी है. Thank you so much, man. This was beautiful. आज जितना मैंने बियर के बारे में और अल्कोहल के बारे में सीखा है उतना मैंने कभी रिसर्च करके भी नहीं सीखा. So thank you so much for being here. And I just read that your target is to hit 300 crores in revenue in the next 5 years. Bro, all the very best for that. And I think the boys will be super excited to drink your beers.